तो दोस्तों कैनरी ब्लैक नाम की एक बेहतरीन मूवी हमें अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिली थी, जो कि 2024 के अंदर एक जासूसी थ्रिलर मूवी एक तरह से ये हमें देखने को मिली है। तो आज हम इसी मूवी के बारे में बात करेंगे। ये सीधा ओटीटी पर आई है, तो आज हम इसी के बारे में पूरी जानकारी आपको बताएंगे, जैसे कि प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग के बारे में। तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। कैनरी ब्लैक 2024 की एक्शन थ्रिलर जासूसी फिल्म है, जिसका निर्देशन पियरे मोरेल ने किया है और मैथ्यू कैनेडी ने लिखा है। फिल्म में केट बेकिंसले एक भागती हुई सीआईए एजेंट की भूमिका में है। कथानक: एवरी ग्रेव्स एक सीआईए एजेंट है जो टोक्यो की एक इमारत से एक ड्राइव चुराती है। फिर वह अपने पति डेविड के साथ तीसरी सालगिरह पर घर आती है। बाद में वह सीआईए में अपने बॉस जार्विस से मिलती है। वे केंजी के बारे में बात करते हैं, जो आतंकवादियों को हथियार भेजने के लिए एक व्यापारिक मुखौटा का उपयोग कर रहा था। वह घर आती है और पाती है कि यह फाइल टूटी हुई है और उसका पति गायब है। मेज पर रखे फोन पर लिखा है कि आधी रात तक कैनरी ब्लैक फाइल मिल जाएगी और उसमें बंदी का नंबर लिखा है या पति मर जाएगा। वह अपने पति के जीवित होने का सबूत मांगती है और अपने पति से बात कर पाती है। एक हैकर मित्र एवरी को फोन पर आखिरी कॉल का पता लगाने में मदद करता है और उसे पता देता है। फिर वह काम पर जाती है और बंदी का नंबर खोजती है, लास्टलो स्टोइका। वह पते पर जाती है और अपने पति की शादी की अंगूठी और एक फोन टेबल पर पाती है। उसे एक कॉल आती है जिसमें कहा जाता है कि उसने एक दबाव संवेदनशील बम पर पैर रख दिया है। वह फर्श खोलती है, देखती है कि डिवाइस एक बाउंसिंग बैटरी है, आसानी से मजबूत टेबल से पैर को चीरती है, अपने पैर से वजन हटाकर बम को ट्रिगर करती है और जैसे ही बम सीधा ऊपर की ओर उड़ता है, वह उसे खिड़की से बाहर फेंक देती है। विस्फोट इमारत के किनारे को नष्ट कर देता है और उसे थोड़ा सा कालिख लग जाती है। वह उस कैमरे को बीच की उंगली दिखाती है जो उस पर नजर रख रहा है और इमारत से बाहर भागती है और अपनी कार में कूद जाती है। एजेंट मैक्सफील्ड एवरी को बंदी और काली से जुड़े व्यक्ति के बारे में बताता है, जिसके हाथ एक शीर्ष गुप्त फाइल लगी है जिसका दायरा घातक है। वह बंदी से मिलने के लिए अंदर जाती है, उसे थोड़ा पीटती है, उसका नकली दांत निकालती है, लेकिन उसमें रखा गुप्त कंटेनर खाली होता है। वह सुविधा से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करती है और अब वांछित सूची में है। इवांस जार्विस को बताता है कि कैनरी ब्लैक को सभी सरकारी कर्मियों के लिए ब्लैकमेल सामग्री की एक शीर्ष गुप्त मास्टर सूची कहा जाता है। एवरी अपने घर से जार्विस को फोन करता है और उसे बताता है कि उसके पति का अपहरण कर लिया गया है। इसके तुरंत बाद सीआईए जार्विस के घर पर धावा बोलती है। एवरी को अपने पति को बंधे और पीटे जाने का वीडियो कॉल मिलता है। अब रात के 8 बज चुके हैं, सिर्फ 4 घंटे बचे हैं। वह जार्विस से उसकी कार में मिलती है, लेकिन अचानक उसे सीआईए द्वारा पकड़ लिया जाता है। जार्विस ने उसे फंसा लिया था। जैसे ही कार उसे लेकर भाग रही होती है, नकाबपोश लोगों वाली एक और कार उन पर गोली चलाती है। उसकी कार पलट जाती है, लेकिन वह भागने में सफल हो जाती है। एक नकाबपोश आदमी हमला करता है, लेकिन वह उसे उसके ही चाकू से मार देती है। यह उसका पड़ोसी निकोलस है, लेकिन इससे पहले कि वह उससे कुछ निकाल पाती, वह मर जाता है। इवांस ब्रेजनोव से मिलता है और वे एक साझेदारी बनाते हैं। एवरी एक होटल में बंदूकों और हथियारों के साथ एक छद्म नाम से चेक इन करती है। वह बाहर निकलती है और इवांस के कमरे में प्रवेश करती है। वह इवांस पर एक मूक मुखौटा लगाती है और उससे उसके खाते का पासवर्ड पूछती है, लेकिन पासवर्ड काम नहीं करता क्योंकि खाता फ्रीज हो गया है और केवल पीएलके टेक्नोलॉजीज के अंदर के कंप्यूटरों से ही एक्सेस किया जा सकता है। वह अपने हैकर दोस्त को कॉल करती है और सीआईए सर्वर से सुरक्षित एक्सेस मांगती है। हैकर दोस्त को एक ड्रोन मिलता है और एवरी उसे पीएलके टेक्नोलॉजीज में ले जाती है। पासवर्ड के साथ सर्वर में लॉग इन करती है
और कैनरी ब्लैक की फाइलों को कॉपी करती है। वह उसी ड्रोन पर बिल्डिंग से भाग जाती है। वे आखिरकार देखते हैं कि कैनरी ब्लैक पर क्या है। यह कोई ब्लैकमेल लिस्ट नहीं है, बल्कि एक वायरस है जो कंप्यूटर सिस्टम को क्रैश कर देता है। प्रत्येक देश के लिए एक प्रलय का दिन। एवरी जार्विस को अपने फोन को ट्रैक करने के लिए संदेश भेजती है और अपने अपहृत पति के बारे में फोन उठाने के लिए थोड़ी देर से जाती है, लेकिन एक आदमी उसे टेजर से मारता है और उसका अपहरण कर लेता है। ब्रेजनोव ने ग्लोबल यूनिफिकेशन समिट में एक वीडियो भेजा जिसमें बताया गया कि उसे कैनरी ब्लैक नामक भूलक्षित कंप्यूटर वायरस तक पहुंच है, जो इंटरनेट के उपयोग को समाप्त कर सकता है और शेयर बाजार में गिरावट ला सकता है, और वह हर देश के सकल घरेलू उत्पाद का 1%, लगभग $1 ट्रिलियन फिरौती मांगता है। उदाहरण के लिए, वह सिंगापुर को निशाना बनाता है, जिससे सारी बिजली कट जाती है। जार्विस फोन को ट्रैक करता है और ठिकाने का पता लगाता है, लेकिन ब्रेजनोव द्वारा उसे पकड़ लिया जाता है, जो उसे मार देता है। उसकी घड़ी, जिसमें एक ट्रैकिंग डिवाइस है, का उपयोग CIA द्वारा उसके शरीर को खोजने के लिए किया जाता है। जब एवरी जंजीरों पर लटकी हुई होती है, तो उसके पति डेविड को गोली मार दी जाती है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से, डेविड एक चाकू पकड़ता है और अपने आसपास के सभी लोगों को मार डालता है। यह पता चलता है कि डेविड ने ब्रेजनोव को कैनरी ब्लैक के बारे में बताया था। डेविड ने खुलासा किया कि वह काली है। फिरौती की रकम धीरे धीरे आनी शुरू हो जाती है, लेकिन डेविड वायरस को फैलाने वाली शक्ति को नष्ट कर देता है। एवरी ब्रेजनोव को मार देता है और वायरस को पूरी तरह से अपलोड होने से रोकने में सक्षम हो जाता है। एवरी डेविड को अंगूठी लौटाती है, कहती है कि उनकी शादी को ठीक करना असंभव है। CIA आती है, डेविड भाग जाता है, लेकिन एवरी को पकड़ लिया जाता है। जब वह हिरासत में होती है, तो एलिजाबेथ मिल्स आती है और एवरी को जेल के बजाय MC6 में नौकरी की पेशकश करती है, एक नया संगठन जो सबसे ज्यादा खतरे वाले महत्वपूर्ण मिशनों को पूरा करता है। जब एवरी बाहर घूम रही थी, तो उसने एक रेलिंग पर अपनी शादी की अंगूठी देखी, जो यह दर्शाती थी कि उसका पति अभी भी जीवित है। रालना, केट बेकिंसले एवरी ग्रेव्स के रूप में, रूपर्ट फ्रेंड, डेविड ब्रूक्स, रे स्टीवेंसन, जार्विस हेडलंड, सैफ्रॉन बरोज, एलिजाबेथ मिल्स, बेन माइल्स, DCIA नाथन इवांस, कोनराड ब्रेजनोव के रूप में गोरान कोस्टिक, केंजी नकाजिमा के रूप में मासायोशी हानेडा, माइकल ब्रैंडन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति, चार्ल्स निशिकावा जापानी प्रधानमंत्री बने। उत्पादन, कैनरी ब्लैक को पहली बार 2022 के कान फिल्म मार्केट में पियरे मोरेल द्वारा निर्देशित, मैथ्यू कैनेडी द्वारा लिखित और केट बेकिंसले द्वारा अभिनीत एक जासूसी थ्रिलर के रूप में पेश किया गया था। उस वर्ष के अंत में अमेरिकी फिल्म बाजार में उत्पादन की पहली छवियां जारी की गईं, क्योंकि एंटोन ने फिल्म को बिक्री के लिए रखा था। 2. फिल्मांकन अक्टूबर 2022 में क्रोएशिया में शुरू हुआ। 3. और जनवरी 2023 तक जारी रहा। 4. फिल्मांकन मुख्य रूप से जाग्रेब में हुआ, जहां शूटिंग ने जाग्रेब में कई ट्रामों की सेवा को बाधित कर दिया ताकि बाहरी एक्शन दृश्यों के वातावरण को नियंत्रित किया जा सके। 5. 4. जिसमें बेकिंसले एक ड्रोन से शहर के ऊपर उड़ते और छतों से लटकते हुए शामिल थे। 6. जाग्रेब में फिल्मांकन ने दीनमो जाग्रेब के स्टेडियम मैक्सिमिर को एक मूवी सेट के रूप में उपयोग किया और रोविन शहर को टोक्यो के लिए दोगुना कर दिया गया। पियरे मोरेल, जन्म 12 मई 1964, एक फ्रांसीसी फिल्म निर्देशक और छायाकार है। उनके काम में डिस्ट्रिक्ट 13, फ्रॉम पेरिस विद लव और टेकन शामिल है। आजीविका, सिनेमा स्कूल में अपने प्रारंभिक वर्ष बिताने के बाद मोरेल ने 2000 में रिचर्ड बेरी की पहली फिल्म एलार्ट डेलिकेट डिला सेडक्शन में कैमरा ऑपरेटर के रूप में शुरुआत की। अगले वर्ष उन्होंने सिनेमेटोग्राफर के रूप में अपना करियर शुरू किया, जिसमें लुई लेट्रियर, कोरी यूएन, नैन्सी मेयर्स, एलेक केशिशियन, ल्यूक बेसन और फिलिप एटवेल जैसे निर्देशकों के साथ काम किया।
उसी समय उन्होंने 2004 में अपनी पहली फिल्म डिस्ट्रिक्ट 13 का निर्देशन किया। उसके बाद 2008 में टेकन और 2010 में फ्रॉम पेरिस विद लव का निर्देशन किया। मोरेल फ्रैंक हर्बर्ट के ड्यून के पैरामाउंट के नियोजित अनुकूलन से जुड़े थे लेकिन इसे रद्द होने से पहले उन्होंने इस परियोजना को छोड़ दिया। 2015 में उन्होंने सीन पेन, जेवियर बारडेम और इद्रीस एल्बा अभिनीत एक्शन फिल्म द गनमैन का निर्देशन किया। 3. फिल्मोग्राफी। निदेशक जिला 13, 2004, टेकन 2008, पेरिस से प्यार के साथ 2010, 0 आवर 2013, कार्यकारी निर्माता भी द गनमैन 2015, पेपरमिंट 2018, अल कमीन 2021, फ्रीलांस 2023, कैनरी ब्लैक 2024, द न्यू मिसेज केलर TBD। संदर्भ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। छायाकार द ट्रांसपोर्टर 2002, एल अमेरिकन 2004, अनलीश्ड 13, 2005, प्यार और अन्य आपदाएं 14, 15, 2006, टैक्सी 4, 16, 2007, युद्ध 17, 2007, अन्य श्रेय वर्ष शीर्षक भूमिका संदर्भ स 1989 गौरव की दौड़ द्वितीय सहायक कैमरामैन 18, 1994 मस्कटियर्स का बदला स्टेडीकैम ऑपरेटर 19, शहर में एक भारतीय 20, 2001 एलार्ट डेलिकेट डे ला सेडक्शन कैमरामैन 21, 2002 एस्टेरिक्स और ओबेलिक्स मिशन क्लियोपेट्रा स्टेडीकैम ऑपरेटर 22, ट्रांसपोर्टर कैमरामैन और स्टेडीकैम ऑपरेटर 23, चार्ली के बारे में सच्चाई कैमरामैन 24, 25, 2003 सीजर 26, कुछ देना होगा द्वितीय यूनिट सिनेमेटोग्राफर 27, 28, 2004 एल अमेरिकन कैमरामैन और स्टेडीकैम ऑपरेटर 29, 2017 ओवरड्राइव निर्माता 30, कार्स्टन H.W. लोरेंज जन्म 21 अगस्त 1961, जिन्हें पेशेवर रूप से कार्स्टन लोरेंज के नाम से जाना जाता है, एक जर्मन फिल्म निर्माता है। उन्हें निर्देशक रोलैंड एमरिच के नियमित सहयोगी के रूप में उनके काम के लिए जाना जाता है। 1, 2, 3 प्रारंभिक जीवन और कैरियर। लोरेंज ने अपना पेशेवर कैरियर एक संगीत पत्रकार के रूप में शुरू किया, जिसमें उन्होंने पंक रॉक बैंडों और ब्रेकिंग न्यू वेव कलाकारों का साक्षात्कार लिया। दिग्गज जर्मन फिल्म समीक्षक माइकल लिंच की देखरेख में लोरेंज ने जॉन वाटर्स, ओलिवर स्टोन और एलन पार्कर जैसे फिल्म निर्माताओं का साक्षात्कार लिया। इसके बाद उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ टेलीविजन एंड फिल्म म्यूनिख में दाखिला मिल गया, जहां उनकी मुलाकात निर्देशक रोलैंड एमरिच से हुई, जिनके साथ वे आज भी काम करते हैं। 4. अमेरिकी फिल्म संस्थान में अध्ययन करने के बाद लोरेंज 1989 में स्थायी रूप से लॉस एंजिल्स चले गए। उनकी फीचर फिल्मों के मिश्रण ने दुनिया भर के थिएट्रिकल बॉक्स ऑफिस पर कुल मिलाकर $1 बिलियन से अधिक की कमाई की है। 5. व्यक्तिगत जीवन। लोरेंज अपनी दीर्घकालिक साथी, विज्ञान शिक्षिका जीना मारिया टेलर के साथ लॉस एंजिल्स में रहते हैं। उन्होंने मार्टिन किप्पेनबर्गर, अलेक्जेंडर काल्डर, रेने मार्गरेट, ताकाशी मुराकामी और निकी डे सेंट फाले की कृतियों सहित एक विविध कला संग्रह एकत्र किया। कैथरीन रोमानी बेकिंसले, जन्म 26 जुलाई 1973, 1, 2, 3, एक अंग्रेजी अभिनेत्री है। अभिनेता रिचर्ड बेकिंसले और जूडी लो की इकलौती संतान, उन्होंने 1992 में नोएल कावर्ट के हे फीवर के निर्माण में मंच पर अपनी शुरुआत की। 1993 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई के दौरान केनेथ ब्रानक के रूपांतरण मच अडो अबाउट नथिंग में एक संक्षिप्त भूमिका के साथ अपनी नाटकीय फिल्म की शुरुआत की। उन्होंने प्रिंस ऑफ जुटलैंड 1994, कोल्ड कंफर्ट फार्म 1995, एम्मा
1996 और द गोल्डन बाउल 2000 जैसी कई ब्रिटिश कॉस्ट्यूम ड्रामा में प्रमुख भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने पर्ल हार्बर 2001, सेरेंडिपिटी 2001, द एविएटर 2004 और क्लिक 2006 में भी अभिनय किया। अंडरवर्ल्ड फिल्म सीरीज 2003 से 2016 में सेलेन की भूमिका निभाने के बाद से बेकिंसले को एक्शन फिल्मों में उनके काम के लिए जाना जाता है, जिसमें वैन हेल्सिंग 2004, व्हाइट आउट 2009, कॉन्ट्राबैंड 2012, टोटल रिकॉल 2012 और जॉल्ट 2021 शामिल है, जबकि छोटे पैमाने के नाटक स्नो एंजेल्स 2007, नथिंग बट द ट्रूथ 2008, एवरीबॉडीज फाइन 2009, लव एंड फ्रेंडशिप 2016 और द ओनली लिविंग बॉय इन न्यूयॉर्क 2017 में उनकी भूमिकाओं के लिए भी प्रशंसा अर्जित की। वह सीमित श्रृंखला द विडो 2019 में टेलीविजन पर लौटीं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। कैथरीन रोमानी बेकिंसले का जन्म 26 जुलाई 1973 को लंदन के चिस्विक जिले में हुआ था। 4-5 वे अभिनेता रिचर्ड बेकिंसले और जूडी लो की इकलौती संतान थीं। 6 उनके पिता की पहली शादी से उनकी एक सौतेली बहन थी, अभिनेत्री सामंथा बेकिंसले। 6 उनके पिता आंशिक रूप से बर्मी वंश के थे। 7-8 उनके माता-पिता ने 1977 तक शादी नहीं की थी, बेकिंसले के नर्सरी स्कूल शुरू करने से पहले। 9 जब उन्होंने 4 साल की उम्र में अपने पिता को समर्पित दिस इज योर लाइफ के एक एपिसोड में पहली बार टेलीविजन पर उपस्थिति दर्ज कराई थी। 10 जब वे 5 साल की थीं, तब उनके पिता की 31 साल की उम्र में अचानक दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। वह इस नुकसान से बहुत सदमे में थीं और बुरी चीजों के होने की उम्मीद करने लगीं। 11-6 जब बेकिंसले 9 साल की थीं, तब उनकी विधवा मां निर्देशक रॉय बैटरस्बी के साथ रहने लगी और उनका पालन पोषण उनके 4 बेटों और बेटी के साथ हुआ। 12 उनका अपने सौतेले पिता के साथ घनिष्ठ संबंध था। 6 जो उनकी युवावस्था के दौरान वर्कर्स रिवॉल्यूशनरी पार्टी के सदस्य थे। 13 उन्होंने छोटी लड़की के रूप में ट्रॉट्स्कीवादी अखबार द न्यूज लाइन को बेचने में मदद की और कहा कि बीबीसी द्वारा बैटरस्बी की ब्लैकलिस्टिंग के बाद घर का फोन टैप किया गया था। 13 पारिवारिक मित्रों में केन लोच और वेनेसा रेडग्रेव शामिल थे। 13 बेकिंसले की शिक्षा वेस्ट लंदन के हैमरस्मिथ में लड़कियों के लिए एक स्वतंत्र स्कूल गोडोल्फिन और लैटिमर स्कूल में हुई थी और वह ऑरेंज ट्री यूथ थिएटर से जुड़ी हुई थीं। 14 वह कथा और कविता दोनों के लिए W.H. स्मिथ यंग राइटर्स अवार्ड की 2 बार विजेता रहीं। 15 उसने खुद को एक देर से खिलने वाली के रूप में वर्णित किया है। मेरे सभी दोस्त मुझसे बहुत पहले लड़कों को चूम रहे थे और साइडर पी रहे थे। मुझे यह वास्तव में निराशाजनक लगा कि हम कैंप फायर नहीं बना रहे थे और हर कोई इस तरह की चीजें कर रहा था। 16 वह 15 साल की उम्र में नर्वस ब्रेकडाउन से पीड़ित हो गई और उसे एनोरेक्सिया हो गया। 17 और 4 साल तक फ्राइडियन मनोविश्लेषण से गुजरी। 6 बेकिंसले ने स्कूल में रूसी का अध्ययन किया। 18 और न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड में फ्रेंच और रूसी साहित्य पढ़ा और बाद में उनके समकालीन विक्टोरिया कोरन मिशेल ने उन्हें बहुत चतुर, थोड़ा पागल और बहुत आकर्षक के रूप में वर्णित किया। 19 वह रॉय किन्नर की बेटी किर्स्टी के साथ दोस्त बन गईं। 20 वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ड्रामेटिक सोसाइटी से जुड़ी थीं, विशेष रूप से ऑक्सफोर्ड प्लेहाउस में ए व्यू फ्रॉम द ब्रिज के प्रोडक्शन में साथी छात्र टॉम हूपर द्वारा निर्देशित किया जाना। 21 आधुनिक भाषाओं की छात्रा के रूप में उन्हें अपना तीसरा वर्ष विदेश में बिताना पड़ा और उन्होंने पेरिस में अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने अपने उभरते अभिनय करियर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विश्वविद्यालय छोड़ दिया। यह उस बिंदु पर पहुंच रहा था जहां आजीविका 1991 से 1997 प्रारंभिक अभिनय भूमिकाएं। बेकिंसले ने छोटी उम्र में ही तय कर लिया था कि वह एक अभिनेत्री बनना चाहती है। मैं फिल्मों में डूबी हुई बरी हुई। मेरा परिवार व्यवसाय में था। मुझे जल्दी ही एहसास हो गया
कि मेरे माता पिता को मेरे किसी भी दोस्त के माता पिता की तुलना में अपने काम में बहुत मजा आता है। 24 वह जीन मोरो के अभिनय से प्रेरित थीं। 25 उन्होंने पीडी जेम्स के डिवाइसेस एंड डिजायर्स के आईटीवी रूपांतरण में एक छोटी सी भूमिका के साथ 1991 में अपना टेलीविजन डेब्यू किया। 26 1992 में उन्होंने क्रिस्टोफर एक्लेस्टन के साथ रेचेल्स ड्रीम में अभिनय किया, जो कि 30 मिनट का चैनल 4 शॉट था। 27 1993 में वह इमोजेन स्टब्स अभिनीत आईटीवी जासूसी श्रृंखला अन्नाली के पायलट में दिखाई दी। 28 1993 में बेकिंसले ने केनेथ ब्रानक की मच अडो अबाउट नथिंग के बड़े पर्दे के रूपांतरण में हीरो की भूमिका निभाई। इसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से गर्मियों की छुट्टी के दौरान इटली के टस्कनी में फिल्माया गया था। 29 वह फिल्म के कान फिल्म समारोह के प्रीमियर में शामिल हुई और इसे एक जबरदस्त अनुभव के रूप में याद किया। किसी ने मुझसे यह भी नहीं कहा कि मैं एक दोस्त को ला सकती हूँ। 16 मैंने डॉक्टर मार्टिन्स के जूते पहने हुए थे और मुझे लगता है कि मैंने नाश्ते की ट्रे से फूल अपने बालों में लगा लिया था। 30 रोलिंग स्टोन के पीटर ट्रेवर्स उनके प्यारे प्रदर्शन से प्रभावित हुए। 31 द न्यूयॉर्क टाइम्स के विंसेंट कैनबी ने उल्लेख किया कि वह और रॉबर्ट सीन लियोनार्ड ठीक दिखते हैं और एक निश्चित भोली ईमानदारी के साथ व्यवहार करते हैं, हालांकि वे अक्सर उनके द्वारा बोले जाने वाले जटिल शब्दों को सुनकर आश्चर्य से सुन्न हो जाते हैं। 32 फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर $22 मिलियन से अधिक की कमाई की। 33 उन्होंने विश्वविद्यालय में रहते हुए 3 अन्य फिल्में बनाईं। 1994 में वह प्रिंस ऑफ जटलैंड में क्रिश्चियन बेल की प्रेमिका के रूप में नजर आईं। यह डेनिश किंवदंती पर आधारित फिल्म थी जिसने शेक्सपियर के हेमलेट को प्रेरित किया। 34 और मर्डर मिस्ट्री अनकवर्ड में अभिनय किया। 35 1995 में पेरिस में पढ़ाई के दौरान उन्होंने फ्रेंच भाषा की मैरी लुईस ओला परमिशन फिल्म बनाई। 36 1995 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने के फौरन बाद बेकिंसले ने कोल्ड कंफर्ट फार्म में फ्लोरा पोस्टे की भूमिका निभाई, जो 1930 के दशक की एक नव अनाथ सोशलाइट थी जिसे ग्रामीण इंग्लैंड में दूर के परिवार के सदस्यों के साथ रहने के लिए भेजा गया था। जॉन स्लेजिंगर द्वारा निर्देशित फिल्म स्टेला गिबन्स के उपन्यास का रूपांतरण थी और इसमें जोआना लुमली, एलिन एटकिंस, इयान मैककेलेन, रूफस सेवेल और स्टीफन फ्राई भी थे। बेकिंसले को शुरू में बहुत छोटी माना जाता था, लेकिन निर्देशक को एक विनती पत्र लिखने के बाद उन्हें कास्ट किया गया। 37 वैरायटी के इमानुएल लेवी को एक युवा ग्लेंडा जैक्सन की ताकत और एक युवा जूली क्रिस्टी के आकर्षण की याद दिलाई गई। 38 लॉस एंजल्स टाइम्स के केविन थॉमस। 40 फिल्म ने अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर $5 मिलियन से अधिक की कमाई की। 41 1995 में ही वह हॉन्टेड में दिखाई दी, जो एक भूत की कहानी थी जिसमें वैरायटी के डेरेक एली को लगा कि वह शारीरिक रूप और मौखिक संतुलन दोनों के साथ स्क्रीन पर छाई हुई है। 42 1995 में बेकिंसले ने पहली बार पेशेवर मंच पर उपस्थिति दर्ज कराई, बाथ के थिएटर रॉयल में द सीगल में नीना के रूप में। नाटक की रिहर्सल के दौरान मुलाकात के बाद वह सहकलाकार माइकल शीन के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ गईं। 43 बाद में उन्होंने कहा, मैं बहुत भयभीत महसूस करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। यह मेरा पहला नाटक था और मेरी माँ ने पिछले प्रोडक्शन में उनकी समीक्षाएं काट दी थीं। और फिर वह अंदर आए। यह लगभग ऐसा था, भगवान, ठीक है, अब मैं समाप्त हो गया। बस फिर 44 द इंडिपेंडेंट के इरविंग वार्डले ने महसूस किया कि कास्टिंग, जिसमें माइकल शीन की ज्वालामुखी कोस्टिया और केट बेकिंसले की लगातार जमने वाली नीना शामिल है, मुख्य रूप से स्पॉट ऑन है। 45 1996 की शुरुआत में उन्होंने 2 और नाटकों में अभिनय किया, रॉयल कोर्ट थिएटर में स्वीटहार्ट 46 और बुश थिएटर में क्लॉक्स एंड व्हिसल्स 47। बेकिंसले ने इसके बाद जेन ऑस्टेन की एम्मा के आईटीवी रूपांतरण में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने मार्क स्ट्रॉन्ग के मिस्टर नाइटली और सामंथा
मॉर्टन की हैरियत स्मिथ की एम्मा की भूमिका निभाई। बेकिंसले ने अपने चरित्र के बारे में कहा है, आपको एम्मा को पसंद करना जरूरी नहीं है, आप उससे प्यार करते हैं, लेकिन जिस तरह से एक युवा लड़की का परिवार उसके अपमानजनक व्यवहार से परेशान हो सकता है और फिर भी उससे प्यार करता है। 37 यह कार्यक्रम 1996 की शरद ऋतु में प्रसारित किया गया था। ग्वेनेथ पाल्ट्रो द्वारा उसी कहानी के फिल्म रूपांतरण में अभिनय करने के कुछ ही महीने बाद 37 द न्यूयॉर्क टाइम्स के कैरिन जेम्स ने महसूस किया कि सुश्री बेकिंसले की एम्मा सुश्री पाल्ट्रो की तुलना में अधिक साधारण दिखती है, वह पूरी तरह से अधिक विश्वसनीय और मजेदार है। 48 द इंडिपेंडेंट के जोनाथन ब्राउन ने बेकिंसले की व्याख्या को एम्मा के रूप में सबसे स्थायी आधुनिक प्रदर्शन के रूप में वर्णित किया है। 49 1997 में बेकिंसले उस वर्ष की सबसे अधिक व्यावसायिक रूप से सफल ब्रिटिश फिल्मों में से एक, कॉमेडी शूटिंग फिश में स्टुअर्ट टाउनसेंड के साथ दिखाई दी। 51 मैंने अभी अपने ज्ञान दांत निकलवाए थे, बेकिंसले ने बाद में शुरुआती ऑडिशन के बारे में याद किया। मैं बहुत मजबूत दर्द निवारक दवाओं पर भी थी, इसलिए यह सबसे पारंपरिक बैठक नहीं थी। 52 एली ने एक अविश्वसनीय रूप से शांत प्रदर्शन के बारे में लिखा। 53 थॉमस ने महसूस किया कि वह एक अभिजात वर्ग के रूप में चमकती है जो काफी आत्मविश्वास के साथ आपदा का सामना कर रही है। 54 उन्होंने होडर एंड स्टॉटन ऑडियोबुक के लिए ऑस्टेन की एम्मा, 55 और बीबीसी रेडियो 4 के लिए डायना हेनरी की द प्रपोजल का वर्णन। 58 अमेरिका जाने से पहले बेकिंसले की आखिरी फिल्म में उन्होंने चैनल 4 की एलिस थ्रू द लुकिंग ग्लास में एलिस की भूमिका निभाई, जो जुलाई 1998 में रिलीज। 2003 से 2006 एक्शन भूमिकाएं। बेकिंसले 53वें सैन सेबेस्टियन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 2005 2003 की अंडरवर्ल्ड में एक पिशाच की भूमिका निभाने के बाद बेकिंसले एक एक्शन स्टार के रूप में जानी जाने लगी। यह फिल्म उनके पिछले काम से काफी अलग थी और बेकिंसले ने कहा है कि वह कुछ पीरियड स्टफ और फिर कई रोमांटिक कॉमेडीज में दिखाई देने के बाद गति के बदलाव के लिए आभारी है। 100 उन्होंने आगे कहा कि मेरे लिए एक एक्शन हीरोइन की भूमिका निभाना और वह सारा प्रशिक्षण लेना काफी चुनौतीपूर्ण था, जब वास्तविक जीवन में मैं गेंद को पकड़ नहीं पाती अगर वह मेरी ओर आ रही हो। 101 फिल्म को नकारात्मक से लेकर मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन यह एक आश्चर्यजनक बॉक्स ऑफिस हिट रही और इसने एक पंथ का निर्माण किया। 102 इसके अलावा 2003 में उन्होंने गैरी ओल्डमैन और मैथ्यू मैककोनागी के साथ कम देखी गई टिप्टोज में अभिनय किया। 103 2004 में बेकिंसले ने एक्शन हॉरर फिल्म वैन हेल्सिंग में अभिनय किया। वह 2 साल में अपनी दूसरी एक्शन फिल्म में दिखाई देने से बहुत हैरान थी। यह एक बहुत अच्छी भूमिका की तरह लग रही थी। 104 बेकिंसले फिल्मांकन के समय अपने दीर्घकालिक प्रेमी माइकल शीन से अलग हुई थीं और उन्होंने निर्देशक स्टीफन सोमरस और सहकलाकार ह्यूग जैकमैन द्वारा सेट पर बनाए गए गर्मजोशी भरे माहौल की सराहना की। मुझे वास्तव में लगा कि स्टीफन और ह्यूग जैसे लोगों के साथ काम करने से मेरे लिए वह सब कुछ संभव हो पाया जिससे मैं गुजर रही थी। 105 फिल्म ने अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर $120 मिलियन से अधिक और दुनिया भर में $300 मिलियन से अधिक की कमाई की, लेकिन इसकी समीक्षा अच्छी नहीं हुई। 106 107 सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के मिक लासेल, 108 द न्यूयॉर्क ऑब्जर्वर के रेक्स रीड ने महसूस किया कि उन्हें एक नए एजेंट की सख्त जरूरत थी। 109 इसके अलावा 2004 में बेकिंसले ने मार्टिन स्कॉर्सेसे की हॉवर्ड ह्यूजेस की बायोपिक द एविएटर में एवा गार्डनर का किरदार निभाया। स्कॉर्सेसे ने बेकिंसले को कास्ट करने का फैसला किया क्योंकि मुझे वह हमेशा से पसंद रही है। मैंने उनका सारा काम देखा है और मुझे खुशी है कि वह ऑडिशन के लिए राजी हुई। 110 बेकिंसले के प्रदर्शन को मिश्रित समीक्षा मिली। न्यूयॉर्क मैगजीन के केन टकर ने कहा कि उन्होंने
पूरी तरह से वावावूम ब्लॉसम में भूमिका निभाई। 111 लासेल को लगा कि वह हमें यह समझाने में सफल रहीं कि एवा अब तक की सबसे महान महिलाओं में से एक थीं। 112 हालांकि क्लार्क ने इसे एक ऐसा प्रदर्शन बताया जो नहीं निकला, हालांकि बेकिंसले में अपेक्षित सुंदरता है। 113 द गार्जियन के पीटर ब्रैडशॉ। 114 फिल्म ने दुनिया भर में $213 मिलियन से अधिक की कमाई की। 115 2006 में बेकिंसले ने अपने पति लेन वाइसमैन द्वारा निर्देशित सफल वैम्पायर सीक्वल अंडरवर्ल्ड इवोल्यूशन में सेलेन के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। 116 यह पहली बार था जब वह एक फिल्म के साथ उस क्षण से जुड़ी थीं जब यह एक विचार के बीज के रूप में पूरी संपादन प्रक्रिया के माध्यम से थी। 117 उनकी बेटी ने छोटी सेलेन के रूप में एक छोटी भूमिका निभाई थी। 117 फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने दुनिया भर में $111 मिलियन की कमाई की। 118 बेकिंसले की 2006 की दूसरी फिल्म उपस्थिति एडम सैंडलर और क्रिस्टोफर वॉकन के साथ क्लिक में थी, जो एक अति व्यस्त पारिवारिक व्यक्ति के बारे में एक कॉमेडी थी जो एक जादुई रिमोट कंट्रोल की खोज करता है जो उसे समय को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। 2007 से 2008 छोटे पैमाने के नाटक पर ध्यान केंद्रित। जून 2007 में लाइव फ्री और डाई हार्ड के लंदन प्रीमियर पर बेकिंसले ने फिर छोटे पैमाने की परियोजनाओं में वापसी की। मेरा अनुभव यह है कि मैंने स्वतंत्र फिल्मों से दूरी बना ली और कुछ बड़ी फिल्में की, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर कोई इसे इसी तरह से देखे जिसे मैं समझती हूं। 121 मैं एक्शन फिल्म का उतना ही आनंद लेती हूं जितना कोई और व्यक्ति लेता है, लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे मैं अकेले करना चाहती हूं। 122 उन्होंने बताया कि उन्होंने मूल रूप से अंडरवर्ल्ड में आने का फैसला किया था क्योंकि उन्हें क्लासिकल भूमिकाओं में टाइपकास्ट महसूस होता था। यह माना जाता था कि मैं चैम्बर पॉट का इस्तेमाल करती हूं और ब्लूमर्स पहनती हूं। 123 लेकिन उनका एक्शन करियर कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया। 124 2007 में बेकिंसले ने सैम रॉकवेल के साथ स्वतंत्र नाटक स्नो एंजेल्स में अभिनय किया, जो स्टीवर्ट ओनेन के उपन्यास पर आधारित था। दर्दनाक फिल्म, जिसमें उन्होंने एक अभिभूत एकल मां की भूमिका निभाई, ने बेकिंसले को एक कठिन स्थिति में डाल दिया। मेरे पास मेरा बच्चा, मेरा पति और वास्तव में मेरा पूर्व पति बहुत आसपास था, इसलिए अपने लोगों के पास घर आना बहुत अच्छा था, जिन्हें मैं प्यार करती हूं। 122 पुइग को लगा कि बेकिंसले ने वर्षों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया है। 125 टाइम के रिचर्ड कॉलिस ने इसे अभी तक का उनका सबसे तेज काम बताया। 126 हालांकि स्कॉट को लगा कि उनका कौशल और अनुशासन इस भावना को दूर नहीं कर सकता कि वह इस गंभीर पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्यारोपित एक विदेशी प्रजाति है। 127 फिल्म ने दुनिया भर में केवल $4,14,404 की कमाई की। 128 2008 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बेकिंसले। 2007 में ही बेकिंसले ल्यूक विल्सन के साथ वैकेंसी में नजर आईं, जो एक अलग मोटल में सेट की गई एक थ्रिलर थी। सारा जेसिका पार्कर को मूल रूप से इस भूमिका के लिए चुना गया था, लेकिन फिल्मांकन शुरू होने से पहले ही उन्होंने इसे छोड़ दिया। 129 ब्रैडशॉ को लगा कि विल्सन और बेकिंसले में डरावनी फिल्में बनाने की काबिलियत है। 130 ग्लीबरमैन ने कहा, ल्यूक विल्सन अपने लटके हुए रक्षात्मक उदासी के साथ और केट बेकिंसले सभी सेक्सी गंभीरता एक ऐसे जोड़े के रूप में आदर्श रूप से मेल खाते हैं जो एक दूसरे से नफरत करते हैं। 131 हालांकि द न्यूयॉर्क टाइम्स की मनोहला डार्गिस बेकिंसले को नीरस बी की राज करने वाली रानी के रूप में संदर्भित करते हुए प्रभावित नहीं हुई। 132 यह फिल्म लाभदायक रही, जिसने $19 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले दुनिया भर में $35 मिलियन की कमाई की। 133 2008 में बेकिंसले विंग्ड क्रिएचर्स में दिखाई दी,
यह एक फिल्म थी कि कैसे 6 अलग-अलग गवाह एक गोलीबारी के बाद के हालात से निपटते हैं। बेकिंसले ने एक वेट्रेस की एकल मां की भूमिका निभाई, जिसमें डकोटा फैनिंग, जेनिफर हडसन और फॉरेस्ट व्हिटेकर शामिल थे। यह वास्तव में एक बहुत अच्छा अनुभव था, लेकिन यह जल्दी हो गया। बेकिंसले ने फिल्मांकन प्रक्रिया के बारे में कहा, मुझे बस ऐसा लगा जैसे मुझे तोप से गोली मार दी गई हो। 122 लॉस एंजल्स टाइम्स की बेत्सी शार्की ने महसूस किया कि उन्होंने एक सफेद कचरा जोश के साथ भूमिका निभाई और पाया कि उनके चरित्र का पैसे और सम्मान वाले किसी व्यक्ति के लिए कच्चा दर्द स्पष्ट है। 134 हालांकि डार्गिस को लगा कि बेकिंसले और उनके कलाकारों के साथियों को ऐसे चरित्रों को भरने में कठिन समय लगता है। 136 2008 में ही बेकिंसले ने नथिंग बट द ट्रूथ में एक पत्रकार की भूमिका निभाई, जो अपने स्रोत का खुलासा करने से इनकार कर देती है। वेरा फार्मिगा और मैट डिलन की सहअभिनीत यह फिल्म जूडिथ मिलर के मामले से प्रेरित थी। भूमिका के लिए अपने शोध के हिस्से के रूप में मैंने कुछ महिला पत्रकारों के साथ द एले टाइम्स में कुछ समय बिताया और मैंने जूडिथ मिलर से उनके अनुभव के बारे में बात की। मैंने वास्तव में उस पर बहुत शोध किया और यह आश्चर्यजनक रूप से संतुष्टिदायक, शानदार अनुभव था। 122 द वाशिंगटन पोस्ट की एन हॉर्नरे ने दावा किया कि बेकिंसले और फार्मिगा ने लंबे समय में स्क्रीन पर आने वाली 2 सबसे आकर्षक महिला फिल्मी किरदारों को निभाया है और उन्हें 2 प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों द्वारा जीवंत किया गया है, जिनमें से प्रत्येक अपने खेल के शीर्ष पर काम कर रही है। 137 बेकिंसले को उनके प्रदर्शन के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड के लिए नामांकन मिला। 138 वितरक द्वारा दिवालियापन के लिए दायर किए जाने के बाद फिल्म को कभी भी पूर्ण नाट्य रिलीज नहीं मिली। 139 और फिल्म ने दुनिया भर में केवल $1,86,702 की कमाई की है। 140 मैंने प्रार्थना की है कि मेरी बनाई फिल्मों पर फिल्म कंपनियां दिवालिया हो जाए और फिर यह उस फिल्म के साथ होता है जिसे मैं पसंद करता हूं, बेकिंसले ने कहा। आमतौर पर वे लोग होते हैं जिनके बारे में आप सबसे अधिक शर्मिंदा होते हैं, जो हर बस के किनारे होते हैं। 141 2009 से 2015 एक्शन फिल्मों में वापसी। 2009 में बेकिंसले ने कॉमिक बुक रूपांतरण व्हाइटआउट में एक अमेरिकी मार्शल की भूमिका निभाई, जिसे अंटार्कटिका में एक हत्या की जांच करने का काम सौंपा गया था। इसे कनाडा के मैनिटोबा में फिल्माया गया था। 124 उन्हें एक्शन दृश्य अंडरवर्ल्ड की तुलना में शारीरिक रूप से कम कठिन लगे क्योंकि 3 जोड़ी पतलून और एक पार्का आपको लेटेक्स सूट की तुलना में थोड़ी अधिक सुरक्षा देता है। 124 फिल्म को समीक्षकों ने नकार दिया और यह बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, जिससे इसका बजट वसूल नहीं हो सका। 142 आलोचकों की सहमति से बेकिंसले हमेशा की तरह प्यारी है और सामग्री के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ करती है, लेकिन मरणासन गति और एक उदासीन कथानक व्हाइटआउट को ठंडा छोड़ देता है। 142 उन्होंने प्रीक्वल अंडरवर्ल्ड। इसके अलावा 2009 में बेकिंसले ने रॉबर्ट डी नीरो, ड्रू बैरीमोर और रॉकवेल, उनके स्नो एंजेल्स के सहकलाकार के साथ पारिवारिक ड्रामा एवरीबडीज फाइन में अभिनय किया। बेकिंसले डी नीरो के साथ काम करने के अवसर से उत्साहित थीं, जिनसे उनकी पहली मुलाकात सालों पहले हुई थी जब मेरे पास लिली थी और वह द गुड शेफर्ड का एक वाचन कर रहे थे। 121 एवरीबडीज फाइन बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, जो अपने उत्पादन बजट को वापस पाने में विफल रही। 144 मई 2010 में बेकिंसले 9 सदस्यीय 2010 कान फिल्म फेस्टिवल जूरी में बैठीं, जिसकी अध्यक्षता निर्देशक टिम बर्टन ने की। 1998 से 2002 हॉलीवुड में कदम रखा। अपने करियर के इस मोड़ पर बेकिंसले ने संयुक्त राज्य अमेरिका में काम की तलाश शुरू की, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह एक सचेत निर्णय नहीं था। मेरा प्रेमी ब्रॉडवे पर एक नाटक में था, इसलिए हम न्यूयॉर्क में आ गए और मेरे ऑडिशन अमेरिकी फिल्मों के लिए हुए। 60
उन्होंने 1998 की द लास्ट डेज ऑफ डिस्को में क्लो सेविग्नी के साथ अभिनय किया। व्हिट स्टिलमैन की फिल्म 1980 के दशक की शुरुआत में मैनहट्टन डिस्को दृश्य में सामाजिकरण करने वाले ज्यादातर आइवी लीग और हैम्पशायर कॉलेज के स्नातकों के समूह पर केंद्रित थी। बेकिंसले के अमेरिकी उच्चारण की व्यापक रूप से प्रशंसा की गई थी। 61, 62, 63 लॉस एंजल्स टाइम्स के केनेथ तुरान ने महसूस किया कि बॉसी चार्लोट के रूप में उनकी भूमिका खूबसूरती से निभाई गई थी। 64 वैरायटी के टॉड मैकार्थी फिल्म से प्रभावित नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें बेकिंसले शामिल है, जो लगातार काले रंग की पोशाकों में अविश्वसनीय लग रही है, जिनका किरदार आपको परेशान कर सकता है, भले ही अभिनेत्री ऐसा न करे। 65 उनके प्रदर्शन ने उन्हें लंदन क्रिटिक्स सर्किल फिल्म अवार्ड दिलाया। 66 फिल्म ने दुनिया भर में $3 मिलियन की कमाई की। 67 1999 में बेकिंसले ब्रोकडाउन पैलेस में क्लेयर डेंस के साथ दिखाई दी। यह 2 युवा अमेरिकियों के बारे में एक नाटक था, जिन्हें विदेश में पोस्ट ग्रेजुएशन यात्रा पर थाई न्याय प्रणाली से निपटने के लिए मजबूर किया गया था। तब 26 वर्षीय बेकिंसले ने एक युवा लड़की की भूमिका निभाई थी। 68 डेंस को शूटिंग के दौरान बेकिंसले के साथ दोस्त बनने की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें वह जटिल और कांटेदार लगीं। 69 मैकार्थी ने कहा कि मुख्य भूमिकाएं आज के दृश्य में देखने लायक 2 युवा अभिनेत्रियों के रूप में उनकी स्थिति की पुष्टि करती है। बेकिंसले को स्तरित चरित्र लक्षणों और भावनाओं को व्यक्त करने में बहुत प्रभावी पाते हुए। 70 डेंस और बेकिंसले असाधारण रूप से प्रतिभाशाली युवा अभिनेत्रियां हैं, थॉमस ने कहा। 73 2000 की द गोल्डन बाउल ने बेकिंसले की बेटी के जन्म के बाद पहली भूमिका को चिह्नित किया। मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शन हेनरी जेम्स के उपन्यास पर आधारित था और इसमें उमा थुरमन और जेरेमी नॉर्थम ने भी अभिनय किया था। बेकिंसले के साथी माइकल शीन ने फिल्म के सेट पर नॉर्थम को मारा, जब वह बेकिंसले को एक लाइन भूल जाने के लिए डांटने के लिए उनके ट्रेलर तक उनका पीछा किया। 74 होल्डन ने कहा, 4 प्रमुख प्रदर्शनों में से सबसे संतोषजनक ब्रिटिश कलाकारों सुश्री बेकिंसले और श्री नॉर्थम का है, जो भावनात्मक छिपाव की परतों में अपने अमेरिकी समकक्षों से बेहतर है। बेकिंसले के प्रदर्शन की प्रत्येक धड़कन को जोड़ते हुए सटीक रूप से पंजीकृत करता है। 75 थॉमस को लगा कि उनका प्रदर्शन उन्हें एक नए करियर स्तर पर ले जाएगा। 76 फिल्म ने दुनिया भर में $5 मिलियन से अधिक की कमाई की। 78 बेकिंसले 2001 में युद्ध फिल्म पर्ल हार्बर में एक प्रमुख भूमिका के साथ प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंची, जिसमें उन्होंने 2 पायलटों के बीच फंसी एक नर्स की भूमिका निभाई थी, जिसका किरदार बेन एफ्लेक और जोश हार्टनेट ने निभाया था। वह इस परियोजना की पटकथा से आकर्षित हुई थीं। इन दिनों ऐसी पटकथा पढ़ना बहुत असामान्य है, जिसमें पुराने जमाने के मूल्य हों, नैतिकता नहीं, बल्कि फिल्म के मूल्य। यह एक बड़ा, व्यापक महाकाव्य है। आपको ऐसा करने का मौका कभी नहीं मिलता। 79 निर्देशक माइकल बे को शुरू में अभिनेत्री को कास्ट करने पर संदेह था। पहले तो मैं उसके बारे में निश्चित नहीं था। उसने अपने स्क्रीन टेस्ट में काले चमड़े की पतलून पहनी थी और मुझे लगा कि वह थोड़ी गंदी है। इस महिला को एक वेश्या के रूप में सोचना आसान था। 80 उन्होंने अंततः उसे काम पर रखने का फैसला किया क्योंकि वह बहुत सुंदर नहीं थी। जब महिलाएं किसी को बहुत सुंदर देखती है तो वे परेशान हो जाती है। 81 उन्होंने उसे फिल्मांकन के दौरान वजन कम करने के लिए कहा। 82 2004 के एक साक्षात्कार में अभिनेत्री ने उल्लेख किया कि उनकी टिप्पणियां परेशान करने वाली थीं। 83 और कहा कि उसने चमड़े की पतलून पहनी थी क्योंकि बाहर बर्फबारी हो रही थी। यह बिल्कुल वैसा नहीं था जैसे मैंने निप्पल रिंग पहनी हुई थी। 84 वह आभारी महसूस करती थी कि उसे छोटी उम्र में इस तरह की आलोचना का सामना नहीं करना पड़ा। अगर मैं छोटी उम्र में किसी फिल्म के सेट पर जाती और कोई कहता, तुम थोड़ी अजीब दिखती हो, क्या तुम डाइट पर जा सकती हो, तो मैं शायद इमारत से कूद जाती। उस समय मेरे पास
उस परिप्रेक्ष्य को रखने का आत्मविश्वास नहीं था। 80 हालांकि 2011 में बोलते हुए उसने कहा कि वह बे की बहुत शौकीन थी। 85 पर्ल हार्बर को नकारात्मक समीक्षा मिली। एंटरटेनमेंट वीकली के ओवेन ग्लीबरमैन ने उत्सुक आंखों वाली, गहरे लाल रंग के होठों वाली केट बेकिनसले की प्रशंसा की। वह दुर्लभ अभिनेत्री जिसकी बुद्धिमत्ता उसे कामुकता से भर देती है। वह पार्कर पोसी की तरह है जिसमें कोई व्यंग्य नहीं है। 86 द न्यूयॉर्क टाइम्स के एओ स्कॉट ने टिप्पणी की कि श्री एफ्लेक और सुश्री बेकिनसले अपनी संवादों के साथ जो कर सकते हैं करते हैं और असली फिल्म सितारों की साटन जैसी चमक बिखेरते हैं। 87 हालांकि यूएसए टुडे के माइक क्लार्क ने महसूस किया कि आमतौर पर आकर्षक केट बेकिनसले अस्पताल में अपने सहकर्मियों की तरह ही ऐसे तीखे मेकअप के नीचे बेवजह डूबी हुई है जिसे उस दौर की अभिनेत्रियां भी नहीं पहनती थीं। 88 यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही जिसने दुनिया भर में $449 मिलियन की कमाई की। 89 2001 में बेकिनसले की दूसरी फिल्म उपस्थिति रोमांटिक कॉमेडी सेरेंडिपिटी में थी जिसमें उन्होंने जॉन क्यूसैक की प्रेमिका की भूमिका निभाई थी। इसे पर्ल हार्बर के ठीक बाद फिल्माया गया था और बेकिनसले को कुछ अधिक परिचित चीज पर लौटना एक वास्तविक राहत की बात लगी। 60 तुरान ने आकर्षक और विश्वसनीय लीड की प्रशंसा की और कहा कि बेकिनसले ने कोल्ड कंफर्ट फार्म, द गोल्डन बाउल और द लास्ट डेज ऑफ डिस्को में जो मजबूत छाप छोड़ी थी उसे और मजबूत किया है। बहुत बदनाम पर्ल हार्बर में अपनी उपस्थिति से अच्छी तरह से उबरने के बाद 90 यूएसए टुडे की क्लाउडिया पुइग ने महसूस किया कि कोल्ड कंफर्ट फार्म के बाद से किसी भी अन्य फिल्म में बेकिनसले की प्रतिभा को प्रभावी ढंग से नहीं निकाला गया है। 91 मैकार्थी ने उन्हें ऊर्जावान और आकर्षक पाया। 92 द न्यूयॉर्क टाइम्स के एल्विस मिशेल ने उन्हें चमकदार लेकिन दृढ़ निश्चयी बताया। 93 फिल्म की एक अप्रशंसनीय समीक्षा में रोजर एबर्ट ने उन्हें एक अच्छी अभिनेत्री के रूप में वर्णित किया लेकिन इस मूर्ख की भूमिका निभाने के लिए पर्याप्त नहीं। 94 फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर $77 मिलियन से अधिक की कमाई की है। 95 2002 में बेकिनसले ने लिसा चोलोडेंको की लॉरेल कैनियन में अभिनय किया, एक सख्त अकादमिक के रूप में जो खुद को अपनी मुक्त स्वभाव वाली भावी सास के प्रति तेजी से आकर्षित पाती है। स्वतंत्र फिल्म बेकिनसले के लिए प्रिंस ऑफ जटलैंड के सहकलाकार क्रिश्चियन बेल के साथ काम करने का एक और अवसर था। उन्हें उनका सेक्स सीन अजीब लगा क्योंकि वह बेल को अच्छी तरह से जानती थीं। अगर यह कोई अजनबी होता तो यह आसान होता। 96 जबकि बेल की मां के रूप में फ्रांसेस मैकडोरमैंड के प्रदर्शन की व्यापक रूप से प्रशंसा की गई, बेकिनसले को नकारात्मक समीक्षा मिली। होल्डन ने पाया कि फिल्म बेकिनसले ने 2012 में 3 एक्शन फिल्मों में अभिनय के साथ अभिनय में वापसी की। बेकिनसले पहली बार एक्शन थ्रिलर कॉन्ट्राबैंड में दिखाई दी। उन्होंने मार्क वाहलबर्ग के चरित्र की पत्नी के रूप में सहायक भूमिका निभाई थी, जो एक पूर्व अपराधी है जो अपने परिवार के सदस्यों को धमकी दिए जाने के बाद फिर से अपराध की जिंदगी में मजबूर हो जाता है। फिल्म का निर्देशन बाल्टासर कोरमाकुर ने किया था, जिन्होंने फिल्म के आइसलैंडिक भाषा संस्करण रेकजाविक रॉटरडैम में भी अभिनय किया था। 147 सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल को लगा कि बेकिनसले पीड़ित पत्नी की भूमिका में थोड़ी कृतघ्न भूमिका में फंस गई थीं, लेकिन उन्होंने चरित्र में एक कठिन धार डालने की कोशिश की। 148 हॉलीवुड रिपोर्टर ने कहा कि बेकिनसले 149 एंटरटेनमेंट वीकली ने महसूस किया कि खतरे में फंसी महिला वाली सामग्री दोयम दर्जे की है, जिसमें शोषण की झलक मिलती है। 150 जबकि वैरायटी ने बेकिनसले के चरित्र के प्रति बार बार की गई हिंसा को परेशान करने वाला पाया। 151 फिल्म का उत्पादन बजट $25 मिलियन था और इसने दुनिया भर में $96 मिलियन से अधिक की कमाई की। 152 बेकिनसले ने पिशाच फ्रेंचाइज अंडरवर्ल्ड अवेकनिंग की चौथी किस्त में सेलेन के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। 143
फ्रेंचाइज की शुरुआत में एक त्रयी के रूप में कल्पना की गई थी और बेकिंसले एक और करने का इरादा नहीं कर रही थीं, लेकिन स्क्रिप्ट की गुणवत्ता से आश्वस्त थी। 153 हॉलीवुड रिपोर्टर ने उल्लेख किया कि जब वह वास्तव में लड़ नहीं रही होती है तो उसका प्रदर्शन कैमरे की ओर या उससे दूर उद्देश्यपूर्ण ढंग से आगे बढ़ने से ज्यादा कुछ नहीं होता है। 154 लॉस एंजल्स टाइम्स ने टिप्पणी की कि वह आखिरकार उस नीरस प्रस्तुति को पूरा करने में सफल हो जाती है जिसे वह श्रृंखला की पहली 2 प्रविष्टियों के लिए निखार रही थी। 155 फिल्म का उत्पादन बजट $70 मिलियन था और इसने दुनिया भर में $160 मिलियन से अधिक की कमाई की। 156 157 इसके अलावा 2012 में बेकिंसले अपने पति लेन वाइसमैन द्वारा निर्देशित साइंस फिक्शन एक्शन रीमेक टोटल रिकॉल में एक फैक्ट्री कर्मचारी की पत्नी के रूप में दिखाई दी। 158 उन्होंने कहा है कि वाइसमैन इस परियोजना में शामिल हुए क्योंकि वह एक मूल साइंस फिक्शन विचार के लिए स्टूडियो वित्तपोषण प्राप्त करने में असमर्थ थे। आपको लगातार खुद को एक रीमेक करने का बचाव करते हुए पाना पड़ता है जब आप वास्तव में इसे पहले स्थान पर नहीं बनाना चाहते थे। 146 फिल्म को मुख्य रूप से नकारात्मक समीक्षा मिली। 159 वैरायटी ने उनके प्रदर्शन को एक नोट पाया, जबकि हॉलीवुड रिपोर्टर ने उन्हें एक आयामी बताया। 160 161 यूएसए टुडे ने टिप्पणी की कि वह फिल्म का अधिकांश समय गलियारों में घूमते हुए और लगातार, हालांकि नीरस। 163 164 2012 में वह जूडी ग्रीर और एंड्रिया सेवेज के साथ फनी और डाई वीडियो रिपब्लिकन्स गेट इन माई वेजाइना में दिखाई दी, जो गर्भपात और प्रसवपूर्व देखभाल से संबंधित रिपब्लिकन पार्टी की नीतियों का व्यंग्य था। 165 2013 में बेकिंसले ने निक नोल्टे और जेम्स क्रॉमवेल के साथ कानूनी थ्रिलर द ट्रायल्स ऑफ केट मैकॉल में अभिनय किया। 166 फिल्म को नकारात्मक समीक्षा मिली और इसे लाइफटाइम मूवी के रूप में रिलीज किया गया। 167 168 वह अगली बार कम देखी गई मनोवैज्ञानिक थ्रिलर स्टोनहर्स्ट असाइलम में दिखाई दी, जो एडगर एलन पो की लघु कहानी द सिस्टम ऑफ डॉक्टर टेर एंड प्रोफेसर फेदर पर आधारित थी। 169 170 डीवीडी रिलीज पर फिल्म को एक गुनगुना आलोचनात्मक स्वागत मिला। द न्यूयॉर्क टाइम्स की जीनेट कैटसोलिस ने कहा कि बेकिंसले ऐसे भावुक हो रही थीं जैसे ऑस्कर नामांकन उस पर निर्भर करता हो। 171 जबकि वैरायटी के डेनिस हार्वे ने उनके प्रदर्शन को अतिरंजित पाया। 17 173 इसके अलावा 2014 में बेकिंसले ने डैनियल ब्रूहल के साथ मनोवैज्ञानिक थ्रिलर द फेस ऑफ एन एंजेल में अभिनय किया। माइकल विंटरबॉटम द्वारा निर्देशित यह फिल्म मेरेडिथ केरचर के मामले से प्रेरित थी। 174 द एवी क्लब के जेसी हेसेंजर ने महसूस किया कि उनका करिश्माई प्रदर्शन बर्बाद हो गया। 175 इसके अलावा 2015 में उन्होंने साइमन पेग के साथ खराब रूप से प्राप्त ब्रिटिश कॉमेडी एब्सोल्यूटली एनीथिंग में एक लेखक एजेंसी कर्मचारी और एक ऐसे व्यक्ति, पेग, की प्रेमिका के रूप में अभिनय किया जिसे 4 एलियंस ने कुछ भी करने के लिए चुना है। 176 टाइम आउट के टॉम हरल्स्टन ने कहा कि उनका चरित्र वास्तव में कभी विकसित नहीं हुआ है। 177 मॉन्टी पाइथन की प्रशंसक बनते हुए 2014 में बेकिंसले मॉन्टी पाइथन के बेस्ट बिट्स मोस्टली के चौथे एपिसोड में दिखाई दी, जहां उन्होंने अपने पसंदीदा पाइथन कॉमेडी स्केच के बारे में बात की। 178 2016 वर्तमान प्यार और दोस्ती और उससे आगे। 2016 में बेकिंसले 2016 की रोमांटिक कॉमेडी लव एंड फ्रेंडशिप में, जिसका प्रीमियर सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ, बेकिंसले अपने लास्ट डेज ऑफ डिस्को सहयोगियों स्टिलमैन और सेविग्नी के साथ फिर से जुड़ी। जेन ऑस्टेन की लेडी सुसान पर आधारित फिल्म शीर्षक चरित्र के रूप में उनकी भूमिका के इर्दगिर्द घूमती है, एक विचित्र और गन्नात्मक विधवा, क्योंकि वह एक अमीर और असहाय व्यक्ति से शादी करने का प्रयास करती है, जो मूल रूप से उसकी बेटी के लिए था, हालांकि अंततः वह खुद उससे शादी कर लेती है। फिल्म को आलोचकों द्वारा सर्वत्र सराहा गया। 179
और आर्ट हाउस सिनेमाघरों में इसे व्यावसायिक सफलता मिली। 180 वैरायटी के जस्टिन चांग ने इस भूमिका को अपने करियर की सबसे संतोषजनक स्क्रीन भूमिकाओं में से एक के रूप में वर्णित किया। 181 द हॉलीवुड रिपोर्टर के टॉड मैकार्थी ने टिप्पणी की, इस भूमिका में बहुत गहराई नहीं है, लेकिन बेकिंसले लंबे भाषणों और अपने चरित्र को एक बहुत ही आत्मजागरूक अहंकारी के रूप में परिभाषित करने में उत्कृष्ट है। 182 इसके अलावा उसी वर्ष उन्होंने हॉरर फिल्म द डिसअपॉइंटमेंट्स रूम में मेल रेडो के साथ अभिनय किया। दोनों ने एक नए घर में एक जोड़े की भूमिका निभाई जिसमें एक प्रेतवाधित अतीत वाला एक छिपा हुआ कमरा है। फिल्म को आलोचकों द्वारा काफी आलोचना झेलनी पड़ी और यह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। 183 इसने अपने शुरुआती सप्ताहांत में केवल $1.4 मिलियन कमाए और उत्तरी अमेरिका में कुल $2.4 मिलियन कमाए। 184 एंटरटेनमेंट वीकली के क्रिश्चियन होलब ने निष्कर्ष निकाला कि अभिनय पर स्टेज एक्टर के तौर पर फ्रेंड के काम की तारीफ की गई है, लेकिन उन्हें फिल्म और टेलीविजन ज्यादा पसंद है। उनके अपने शब्दों में, वह हर रात एक ही काम बार बार करना पसंद नहीं करेंगे। शुरुआत में वह लंबे समय तक चलने वाले टेलीविजन शो में भूमिकाएं लेने के लिए भी अनिच्छुक थे। पहले तो उन्होंने होमलैंड के लिए ऑडिशन देने का मौका ठुकरा दिया। 27 फ्रेंड ने कहा है कि उनका मानना है कि कल्पना एक अभिनेता का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। 47 64 वह अपने पात्रों पर व्यापक पृष्ठभूमि अनुसंधान करते हैं। द यंग विक्टोरिया में प्रिंस अल्बर्ट के रूप में अपनी भूमिका के लिए उन्होंने चरित्र की बेहतर समझ प्राप्त करने के लिए ऐतिहासिक शोध किया। उन्होंने घोड़े की सवारी करना, चलना, बात करना, पियानो बजाना और यहाँ तक कि लिखना भी सीखा, जैसा कि अल्बर्ट ने किया होगा। 65 22 13 अपने अंतिम होमलैंड सीजन में उनका किरदार पीटर क्विन एक स्ट्रोक से उबर रहा है और अभिघातजन्य तनाव विकार से पीड़ित है। भूमिका की तैयारी में फ्रेंड ने इन स्थितियों को वास्तविक रूप से और सम्मान के साथ चित्रित करने में मदद करने के लिए दिग्गजों और चिकित्सा विशेषज्ञों से बात की। 66 निर्देशक, पटकथा लेखक, निर्माता और गीतकार। 2008 में फ्रेंड और टॉम मिसन ने द कंटिन्यूइंग एंड लेमेंटेबल सागा ऑफ द सुसाइड ब्रदर्स नामक एक लघु फिल्म लिखी, निर्मित की और उसमें अभिनय किया। 67 फिल्म ने रोड आइलैंड इंटरनेशनल हॉरर फिल्म फेस्टिवल 2010 में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म जीती। 68 उन्होंने बीट पिक्चर्स के नाम से अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी की स्थापना की और उन्होंने 2010 में स्टीव नामक एक लघु फिल्म के साथ निर्देशन की शुरुआत की, जिसमें कॉलिन फर्थ, कीरा नाइटली और टॉम मिसन ने अभिनय किया। 69 निर्देशन के अलावा उन्होंने फिल्म लिखी और निर्मित की, जिसे बाद में 2012 के संकलन स्टार्स इन शॉर्ट्स में शामिल किया गया। 70 स्टीव ने फ्रेंड को रोड आइलैंड फिल्म फेस्टिवल क्रिस्टल इमेज अवार्ड जीता। 71 फ्रेंड द्वारा बार्टन एंड चार्ली एंड चेको एंड बिल नामक विश्वास धोखेबाजों के बारे में एक फीचर लेंथ रोड मूवी लिखने, निर्देशित करने और उसमें अभिनय करने की योजना का उल्लेख 2014 से 2015 में मीडिया में किया गया था, लेकिन यह परियोजना अमल में नहीं आई। 72 2018 में बॉक्सिंग ट्रेनर कस डीमेटो के बारे में फीचर फिल्म कॉर्नरमैन के लिए योजनाओं की घोषणा की गई, जिसमें फ्रेंड को लिखना और निर्देशित करना था और ब्रूस विलिस डीमेटो की भूमिका निभा रहे थे। 73 फ्रेंड को जैज समूह कैरोस चार्टेट के नेता एडम वाल्डमैन ने उनके 2011 एल्बम स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट के एक ट्रैक के लिए गीत लिखने के लिए कहा था और फिर उन्हें उनके 2013 एल्बम एवरीथिंग वी होल्ड के लिए गीत लिखने के लिए कहा गया, जिसे सकारात्मक समीक्षा मिली। 74 75 उनके गीत मार्क ओरेली, उमर लाइफूक और एमिलिया मार्टेंसन द्वारा गाए गए थे। उद्धरण आवश्यक व्यक्तिगत जीवन 2005 से 2010 तक फ्रेंड ने अभिनेत्री केरा नाइटली को डेट किया, जिनसे उनकी मुलाकात प्राइड एंड प्रेजुडिस फिल्मांकन के दौरान हुई थी। 76
उन्होंने 2013 में अमेरिकी एथलीट और अभिनेत्री एमी मुलिन्स से मुलाकात की। 77 और दिसंबर 2014 में उनकी सगाई हुई। फ्रेंड और मुलिन्स की शादी 1 मई 2016 को हुई थी। रूपर्ट विलियम एंथनी फ्रेंड, जन्म अक्टूबर 1981, एक अंग्रेजी अभिनेता है। उन्हें पहली बार द लिबर्टिन 2004 और मिसेज पाल्फ्रे एट द क्लेरमोंट 2005 में उनकी भूमिकाओं के लिए पहचान मिली। दोनों ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवागंतुक का पुरस्कार दिलाया। उन्होंने प्राइड एंड प्रेजुडिस 2005 में जॉर्ज विकम, द बॉय इन द स्ट्राइप्ड पजामा 2008 में लेफ्टिनेंट कर्ट कोटलर, द यंग विक्टोरिया 2009 में अल्बर्ट, प्रिंस कंसोर्ट, स्टारड अप 2013 में मनोवैज्ञानिक ओलिवर बाउमर, राजनीतिक थ्रिलर सीरीज होमलैंड 2012 से 2017 में CIA ऑपरेटिव पीटर क्विन, द डेथ ऑफ स्टालिन 2017 में वसीली स्टालिन, एट इटर्निटी गेट 2018 में थियो वैन गॉग और सीरीज स्ट्रेंज एंजल 2018 से 2019 में अर्नेस्ट डोनोवन की भूमिका निभाई। 2020 की शुरुआत में फ्रेंड ने निर्देशक वेस एंडरसन के साथ सहयोग करना शुरू किया, जिसकी शुरुआत द फ्रेंच डिस्पैच 2021 में एक कैमियो से हुई। इसके बाद एस्टेरॉयड सिटी 2023 और नेटफ्लिक्स की लघु फिल्मों द स्वान और द रैट कैचर में भूमिकाएं निभाईं। 2022 में उन्होंने एनाटॉमी ऑफ ए स्कैंडल सीरीज में बदनाम ब्रिटिश राजनेता जेम्स व्हाइटहाउस की भूमिका निभाई और डिज्नी प्लस सीरीज ओबी-वान केनोबी में ग्रैंड इनक्विसिटर की भूमिका निभाई। फ्रेंड 2 पुरस्कार विजेता लघु फिल्मों के निर्देशक, पटकथा लेखक और या निर्माता है। द कंटिन्यूइंग एंड लेमेंटेबल सागा ऑफ द सुसाइड ब्रदर्स 2008 और स्टीव 2010। उन्होंने कैरोस 4 टेट 2013 एल्बम एवरीथिंग वी होल्ड के लिए गीत लिखे। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रूपर्ट विलियम एंथनी फ्रेंड का जन्म अक्टूबर 1981 1 में कैम्ब्रिज, इंग्लैंड में हुआ था। 2, 3, 4, 5, 6 उनकी मां कैरोलीन और उनके पिता डेविड ऑक्सटन फ्रेंड। 7 एक कला इतिहासकार है और वे 2 बच्चों में बड़े हैं। जब वे 2 साल के थे तो उनका परिवार ऑक्सफोर्डशायर के एक छोटे से गांव में चला गया। 8, 9 जिसे स्टोन्सफील्ड कहा जाता है। 7, 10 वे छोटी उम्र से ही एक उत्साही पाठक थे और रोनाल्ड डाहल की किताबें उन्हें बहुत पसंद थीं। 8 फ्रेंड ने वुडस्टॉक, ऑक्सफोर्डशायर में मार्लबोरो ऑफ ई स्कूल में पढ़ाई की। उद्धरण आवश्यक। मूल रूप से फ्रेंड 1989 में इंडियाना जोन्स एंड द लास्ट क्रूसेड देखने के बाद एक पुरातत्वविद बनना चाहते थे और दुनिया भर में यात्रा करना चाहते थे, लेकिन यह महसूस करने के बाद कि यह व्यवसाय शायद उतना रोमांचक नहीं था जितना इंडियाना जोन्स के कारनामों ने उन्हें विश्वास दिलाया था, उन्होंने इस विचार को त्याग दिया। इसके बजाय उन्होंने अभिनय की ओर रुख किया, जिसमें वे मार्लन ब्रैंडो से प्रेरित थे, जिन्होंने वीटो कोर्लियोन की भूमिका निभाई थी। 11 और डैनियल डे-लुइस, जिन्हें उन्होंने अपने बचपन के नायक के रूप में वर्णित किया था। 12 स्कूल के बाद फ्रेंड ने 1 साल का गैप लिया, जिसमें उन्होंने प्रशांत महासागर में कुक आइलैंड्स की यात्रा की। वहां उनका मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुआ और उन्हें न्यूजीलैंड के अस्पताल में एयरलिफ्ट किया जाना था। उनकी चोटें गंभीर थीं और उनका एक पैर काटने का खतरा था। जब वे कॉलेज जाने के लिए इंग्लैंड लौटे, तब भी उन्हें बैसाखी का सहारा लेना पड़ रहा था। 8 फ्रेंड ने लंदन में वेबर डगलस एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट में अपना पेशेवर अभिनय प्रशिक्षण प्राप्त किया। 13-8 अभिनय कैरियर 2004 से 2009 फ्रेंड ने द लार्मी प्रोजेक्ट के एक स्टेज प्रोडक्शन में 3 छोटी भूमिकाएं निभाईं जब वह ड्रामा स्कूल में अपने 3रे वर्ष में थे और उन्हें एक कास्टिंग डायरेक्टर ने देखा। 14 उन्होंने 2004 की फिल्म द लिबर्टिन में जॉनी डेप के साथ बिली डाउन्स के रूप में अपने अभिनय की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें 2005 के सैटेलाइट अवार्ड्स में उत्कृष्ट नई प्रतिभा का नाम दिया गया। बाद में उन्होंने कहा कि अपने करियर की शुरुआत में डेप के साथ काम करना फिल्म अभिनय में एक बड़ा सबक था। 7
15 2005 में फ्रेंड ने मिसेज पाल्फ्रे एट द क्लेरमोंट के फिल्म रूपांतरण में लुडोविक मेयर के रूप में अपनी पहली अभिनीत भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने जॉन प्लोवराइट के साथ अभिनय किया। 22 साल की उम्र में पियर्स ब्रॉसन द्वारा भूमिका से हटने के बाद फ्रेंड को जेम्स बॉन्ड की भूमिका के लिए स्क्रीन टेस्ट की पेशकश की गई। उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि बॉन्ड की भूमिका निभाने के लिए उनके पास जरूरी जीवन का अनुभव नहीं है। 17 2009 में फ्रेंड ने फिल्म चेरी में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने मिशेल फिफर के साथ शीर्षक चरित्र निभाया। वह नाजी जर्मनी में लेफ्टिनेंट कर्ट कोटलर के रूप में द बॉय इन द स्ट्राइप्ड पजामा के कलाकारों में शामिल हुए। 18/19/2010 में फ्रेंड ने द यंग विक्टोरिया में अल्बर्ट प्रिंस कंसोर्ट की भूमिका निभाई। यंग विक्टोरिया के निर्माता ग्राहम किंग ने फ्रेंड को मुख्य भूमिका के लिए परीक्षण करने के लिए आमंत्रित किया क्योंकि उन्हें प्राइड एंड प्रेजुडिस में उनका प्रदर्शन याद था। 20 अल्बर्ट के उनके चित्रण को प्रशंसा मिली, विशेष रूप से भूमिका के लिए विस्तार और पूरी तैयारी पर ध्यान देने के लिए। फ्रेंड ने कहा कि असली चुनौती अल्बर्ट जैसे अनिवार्य रूप से अच्छे आदमी के अंधेरे पक्षों को चित्रित करने का तरीका खोजना था, ताकि चरित्र को गहराई दी जा सके। 21, 22, 13, 2010 से 2019। 2010 में बफ्टा समारोह में मित्र। 2010 में फ्रेंड ने द लिटिल डॉग लाफ्ड के यूके प्रीमियर में मिशेल के रूप में अपनी पहली प्रस्तुति की। 23 इसके बाद उन्होंने डेनिस पॉटर की ब्रिमस्टोन एंड ट्रेकल में मुख्य किरदार निभाया, जिसे अच्छी समीक्षाएं मिली। 24 उन्होंने केविन लुईस के उपन्यास पर आधारित फिल्म द किड में अभिनय किया। 25 चूंकि फिल्म में मुक्केबाजी शामिल है, इसलिए उन्होंने अपनी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए प्रशिक्षण लिया। 14 कुल मिलाकर द किड का आलोचनात्मक स्वागत अनुकूल से कम था। 26 27 उन्होंने लुल्बी फॉर पाई नामक एक फ्रांसीसी फिल्म में भी अभिनय किया, जिसमें उन्होंने सैम नामक एक गायक की भूमिका निभाई। 28 2011 में उन्होंने फिल्म 5 डेज ऑफ वॉर के नायक थॉमस एंडर्स की भूमिका निभाई, जिसे बहुत अच्छी समीक्षा नहीं मिली। 2012 तक फ्रेंड अपने करियर से असंतुष्ट महसूस करने लगे और उन्होंने अपने काम के प्रति, अपने समग्र दृष्टिकोण और अपनी परियोजनाओं के चयन पर पुनर्विचार किया। 27 उन्होंने मीडिया में आई उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया है कि उस समय उन्होंने अभिनय को पूरी तरह से छोड़ने पर विचार किया था। 2013 में उन्होंने फिल्म स्टारड अप में जेल मनोवैज्ञानिक ओलिवर बाउमर की भूमिका निभाई। उनके प्रदर्शन की आलोचकों ने सराहना की और उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए BIFA पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 30/27 2015 में उन्होंने हिटमैन एजेंट 47 में एजेंट 47 के रूप में अभिनय किया, जो हिटमैन वीडियो गेम फ्रेंचाइजी पर आधारित फिल्म थी, जिसमें उन्होंने पॉल वॉकर की जगह ली थी। 31 भूमिका निभाने के लिए उन्हें अपने सारे बाल मुंडवाने पड़े। उन्होंने अपने अधिकांश स्टंट खुद ही किए। प्रोडक्शन टीम ने उन्हें किरदार से परिचित होने के लिए सभी हिटमैन गेम्स की प्रतियां भेजीं। हालांकि फ्रेंड, जो खुद को एक टेक्नोफोब कहता है, केवल अपने अवतार को हल्कों में चलाने में सक्षम था और जल्द ही उसने हार मान ली। 27 फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली। 32-33 फ्रेंड ने प्रशंसित राजनीतिक थ्रिलर सीरीज होमलैंड 2012 से 2017 में CIA ऑपरेटिव और हत्यारे पीटर क्विन के रूप में दुनिया भर में पहचान हासिल की। यह एक टेलीविजन सीरीज में उनकी पहली भूमिका थी। 27 सीजन 2 में सहायक किरदार के रूप में पेश किए जाने पर सीजन 3 की तुलना में उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो गई। 35 उनके प्रदर्शन को व्यापक प्रशंसा मिली और उन्हें 3 पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया, जिसमें 2013 में एक ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट अतिथि अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड का नामांकन भी शामिल था। 36 प्रेस और प्रशंसकों ने सीरीज से फ्रेंड के जाने पर शोक व्यक्त किया। 37-38 2017 में होमलैंड में
उनकी भागीदारी समाप्त होने के बाद फ्रेंड ने कई कॉमेडी में अभिनय किया। 2014 के एक साक्षात्कार में उन्होंने पहले ही कहा था कि वह अपने अभिनय के हास्यास्पद पक्ष को भी तलाशना चाहते हैं। 2. उन्हें पॉल फेग की ए सिंपल फेवर में मुख्य भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने फिल्म में एक मजेदार छोटी भूमिका निभाने के लिए इसे ठुकरा दिया। 39-40 उन्हें आर्मंडो इयानुची की द डेथ ऑफ स्टालिन में गंभीर हास्य चॉप्स 41 प्रदर्शित करने के लिए वर्णित किया गया था, जहां उन्होंने स्टालिन के बेटे वसीली की भूमिका निभाई थी। 42 उन्हें निर्देशक और चित्रकार जूलियन श्नेबेल ने एट इटर्निटी गेट 2018 में थियो वैन गॉग की भूमिका निभाने के लिए कहा था, जो विंसेंट वैन गॉग के बारे में एक पुरस्कार विजेता बायोपिक है जिसे विलेम डेफो ने निभाया था। फ्रेंड ने 2018 से 2019 तक स्ट्रेंज एंजल सीरीज में रहस्यमय अर्नेस्ट डोनोवन की भूमिका निभाई। उनके प्रदर्शन की प्रशंसा मनोरंजक विचित्रता और खौफनाक तीव्रता के रूप में की गई। 43 2018 में फ्रेंड ने जॉन पैट्रिक शैनली का एक नया ऑडियो ड्रामा लास्ट नाइट इन द गार्डन आई सॉ यू प्रस्तुत किया, जिसमें मिशेल विलियम्स भी थी। अगले वर्ष फ्रेंड को पटकथा लेखक डेविड कोएप ने अपने डेब्यू उपन्यास कोल्ड स्टोरेज की ऑडियोबुक सुनाने के लिए कहा। 44 उन्होंने 2019 गिमलेट स्क्रिप्टेड पॉडकास्ट मदर रैकर में पीटर हार्डी के चरित्र को आवाज दी। 2020 वर्तमान 2020 की शुरुआत में फ्रेंड निर्देशक वेस एंडरसन के साथ नियमित रूप से काम करने वाले अभिनेताओं के समूह में शामिल हो गए। सहयोग की शुरुआत द फ्रेंच डिस्पैच 2021 में एक ड्रिल सार्जेंट की भूमिका निभाने वाले अभिनेता के रूप में एक कैमियो उपस्थिति के साथ हुई और 2023 की फिल्म एस्टेरॉयड सिटी में एक अधिक महत्वपूर्ण भूमिका के साथ जारी रही। 45 उन्होंने एंडरसन की नेटफ्लिक्स लघु फिल्मों द स्वान और द रैट कैचर 2023 में प्रमुख भूमिकाएं निभाईं, जो रोनाल्ड डाहल की लघु कहानियों पर आधारित है, जिन्हें फ्रेंड ने अपना हीरो बताया है। 46, 47, 48 2021 में होमलैंड में एक जासूस की भूमिका निभाने में उनकी सफलता के बाद फ्रेंड को एक बार फिर संभावित अगले जेम्स बॉन्ड के रूप में उल्लेख किया गया, जब डैनियल क्रेग ने भूमिका छोड़ दी। 17 उन्होंने 2021 की हॉरर फिल्म सेपरेशन में मुख्य भूमिका निभाई, जिसे बड़े पैमाने पर नकारात्मक समीक्षा मिली, हालांकि एकल पिता के रूप में फ्रेंड के प्रदर्शन को प्रशंसा मिली। 49-50 साइंस फिक्शन फिल्म इन्फिनिटी 2021, जिसमें उन्होंने मार्क वाहलबर्ग के साथ बार्टन का किरदार निभाया था, को 2021 की सबसे खराब फिल्मों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। 51-52 अगले वर्ष फ्रेंड ने टिम किर्कबी की फिल्म लास्ट लुक्स 2022 में नेटवर्क बॉस विल्सन सिकोर्सी की भूमिका निभाई, जिसे सकारात्मक समीक्षा मिली। 53-54 उन्होंने नेटफ्लिक्स की मिनी सीरीज एनाटॉमी ऑफ ए स्कैंडल में बलात्कार के मुकदमे में ब्रिटिश राजनेता जेम्स व्हाइटहाउस की भूमिका में सियाना मिलर और मिशेल डॉकरी के साथ अभिनय किया। फ्रेंड ने शुरुआत में 2 बार भूमिका को ठुकरा दिया, क्योंकि उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त व्हाइटहाउस के साथ पर्याप्त आत्मीयता महसूस नहीं हुई। उन्हें इस भूमिका को लेने के लिए तभी राजी किया गया जब निर्देशक एस.जे. क्लार्कसन ने उन्हें चरित्र की मानवता को चित्रित करने का तरीका खोजने की चुनौती दी। 55 उनके अभिनय की आम तौर पर प्रशंसा की गई, श्रृंखला को ही आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली। 56, 57, 58 फ्रेंड ने डिज्नी प्लस की सीरीज ओबी-वान केनोबी 2022 में ग्रैंड इनक्विजिटर की भूमिका निभाई, एक ऐसा अनुभव जिसका उन्होंने आनंद लिया और जिसे वे दोहराना चाहेंगे। भूमिका शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण थी। ग्रैंड इनक्विजिटर के कवच का वजन 45 पाउंड था और शूटिंग के हर दिन मेकअप कलाकारों की एक टीम को भूमिका के लिए आवश्यक मेकअप और प्रोस्थेटिक्स लगाने में 4 घंटे लगते थे। 59 उन्होंने पेट्रिसिया अर्क्वेट और मैट डिलन के साथ कॉमेडी सीरीज हाई डेजर्ट में मुख्य पात्रों में से एक को चित्रित किया। 60 फरवरी 2022 में यह घोषणा की गई
कि फ्रेंड जैक स्नाइडर की विज्ञान कथा फिल्म रिबेल मून में मुख्य भूमिका निभाएंगे। शेड्यूलिंग समस्याओं के कारण उन्होंने इस परियोजना से नाम वापस ले लिया। 61 वह क्यूकोर म्यूजिकल पॉडकास्ट श्रृंखला क्यूपिर का हिस्सा होंगे, जिसे 2022 की गर्मियों में रिलीज करने की योजना है। 62 मई 2024 में यह घोषणा की गई कि वह 2025 की फिल्म जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ में दिखाई देंगे। जॉर्ज रेमंड स्टीवेंसन 25 मई 1964, 21 मई 2023 उत्तरी आयरलैंड के एक ब्रिटिश अभिनेता थे जो अपनी फिल्म और टेलीविजन के काम के लिए जाने जाते थे। उन्होंने BBC बटा HBO टेलीविजन सीरीज रोम 2005-07 में सेनापति टाइटस पुलो की मुख्य भूमिका निभाई थी और 2 मार्वल कॉमिक्स पात्रों को चित्रित किया, द पनिशर, वॉर जोन 2008 में फ्रैंक कैसल, द पनिशर और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स 2011-17 में द सुपर हीरो स्क्वाड शो और वोल्स्टे। उनकी अन्य उल्लेखनीय फिल्म भूमिकाओं में किंग आर्थर 2004 में डेगोनेट, किल द आयरिशमैन 2011 में डकैत डैनी ग्रीन, द थ्री मस्किटर्स 2011 में पोर्थोस और RRR 2022 में खलनायक गवर्नर जनरल स्कॉट बक्सटन शामिल है। उनकी टेलीविजन भूमिकाओं में डेक्सटर 2012 के 7वें सीजन में यूक्रेनी डकैत इसाक सिरको शामिल है, जिसके लिए उन्हें सैटर्न अवार्ड के लिए नामांकन मिला। ब्लैक सेल्स 2016-17 के 3रे और 4थे सीजन में ब्लैकबर्ड, स्टार वार्स रिबेल्स 2016-17 और स्टार वार्स द क्लोन वॉर्स 2020 में गार सैक्सन की आवाज़, वाइकिंग्स 2020 के 11 एपिसोड में ओहथेरे और अहसोका 2023 में बेलन स्कोल का किरदार निभाना शामिल है। स्टीवेंसन का विवाह अंग्रेजी अभिनेत्री रूथ गेमेल से 8 वर्षों तक हुआ था तथा इतालवी मानवविज्ञानी एलिसाबेटा कैरेशिया से उनके 3 बेटे थे। प्रारंभिक जीवन जॉर्ज रेमंड स्टीवेंसन का जन्म उत्तरी आयरलैंड के काउंटी एंट्रिम के लिस्बर्न में 25 मई 1964 को हुआ था, जो ब्रिटिश पिता और आयरिश मां के 3 बेटों में दूसरे नंबर पर थे। उनके पिता रॉयल एयर फोर्स के पायलट थे। वे 8 साल की उम्र में अपने परिवार के साथ इंग्लैंड चले गए, पहले न्यूकैसल अपॉन टाइन के लेमिंगटन क्षेत्र में और बाद में सीटन डेलावल में बस गए। उन्होंने बाथ लेन कॉलेज, न्यूकैसल अपॉन टाइन में डिजाइन कोर्स किया, फिर ब्रिस्टल ओल्ड विक थिएटर स्कूल में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 29 साल की उम्र में स्नातक किया। उद्धरण वांछित आजीविका पतली परत स्टीवेंसन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत द थ्योरी ऑफ फ्लाइट 1998 में एक जिगोलो के रूप में की, जिसे हेलेना बोनहम कार्टर के किरदार को उसकी वर्जिनिटी खोने में मदद करने के लिए काम पर रखा गया था। 2002 में उन्होंने लघु फिल्म नो मैंस लैंड में अभिनय किया, जो लंदन फिल्म स्कूल से स्नातक होने से पहले अभिनेता निर्देशक एडवर्ड हिक्स की एंटीपोडल तस्वीर थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सेट की गई 12 मिनट की फिल्म में स्टीवेंसन ने एक अनुभवी निजी का किरदार निभाया था, जिसे एक नौसिखिए अधिकारी डेविड बिर्किन को वापस सुरक्षा में मदद करने के लिए मजबूर किया जाता है, जब वे दोनों ईप्रेस की लड़ाई के दौरान नो मैंस लैंड में खुद को फंसा हुआ और अलग थलग पाते हैं। 2004 में उन्होंने किंग आर्थर में डेगोनेट के रूप में अभिनय किया। उसी वर्ष उन्होंने पुनिशर वॉर जोन में भी अभिनय किया, जिसमें फ्रैंक कैसल बटा द पुनिशर की भूमिका निभाई, जो एक पूर्व यूनाइटेड स्टेट्स मरीन था जो अपने परिवार की हत्या के बाद सतर्क हो गया था। 2010 में उन्होंने कॉमेडी द अदर गाइज में एक प्रतिपक्षी की भूमिका निभाई। 2011 में स्टीवेंसन टू किल द आयरिशमैन द वॉर दैट क्रिपल्ड द माफिया पुस्तक पर आधारित फिल्म किल द आयरिशमैन में डैनी ग्रीन के रूप में दिखाई दिए, जो आयरिश माफिया सरगना था जिसने 1970 के दशक के दौरान इतालवी अमेरिकी क्लीवलैंड अपराध परिवार का सामना किया था। 3 उन्होंने 2011 की मार्वल फिल्म थॉर में थॉर के विश्वसनीय साथियों में से एक वोलस्टैग की भूमिका निभाई। उस वर्ष भी उन्होंने पॉल W.S. एंडरसन के द थ्री मस्किटर्स के रूपांतरण में पोर्थोस की भूमिका निभाई। 2 उन्होंने 2013 में रिलीज हुई G.I. जो रिटेलिएशन में फायरफ्लाई की भूमिका निभाई। वह फिनिश अमेरिकन थ्रिलर
फिल्म बिग गेम में दिखाई दिए। 4 उन्होंने मार्च 2015 में रिलीज हुई सीक्वल द डाइवर्जेंट सीरीज इंसर्जेंट और मार्च 2016 में रिलीज हुई द डाइवर्जेंट सीरीज एलिगेंट में अपनी भूमिका दोहराई। 2019 में स्टीवेंसन को एस राजामौली द्वारा निर्देशित और 2022 में रिलीज होने वाली तेलुगु फिल्म आरआरआर में मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में घोषित किया गया था। इसने भारतीय सिनेमा में उनकी शुरुआत की। 5 टेलीविजन। स्टीवेंसन ने बीबीसी बटा HBO सीरीज रोम में सेनापति टाइटस पुलो की भूमिका निभाई। उनके अन्य टेलीविजन कार्यों में वेकिंग द डेड, मर्फीज लॉ में अतिथि भूमिकाएं और सिटी सेंट्रल और एट होम विद द ब्रेथवेट्स में मुख्य भूमिकाएं शामिल थीं। 6 वह 1995 में सम काइंड ऑफ लाइफ और द रिटर्न ऑफ द नेटिव सहित टीवी फिल्मों में भी दिखाई दिए। उनके शुरुआती कुछ हिस्से कैथरीन कुक्सन की 2 फिल्मों में थे, द ड्वेलिंग प्लेस 1994 और द टाइड ऑफ लाइफ 1996। 2 स्टीवेंसन ने द सुपर हीरो स्क्वाड शो में एक आवाज अभिनेता के रूप में पुनिशर के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया और 2012 में डेक्सटर के 7वें सीजन में इसाक सिरको की भूमिका निभाई। 24 मार्च 2015 को निर्माताओं द्वारा यह घोषणा की गई कि स्टीवेंसन एडवर्ड टीच के चरित्र के रूप में स्टारज श्रृंखला ब्लैक सेल्स के कलाकारों में शामिल होंगे। 7 स्टीवेंसन वाइकिंग्स सीरीज के सीजन 6 में ओथेरे के रूप में भी दिखाई दिए, जो 2013 से 2020 तक चला। वह 2022 में दास बूट सीरीज के सीजन 3 में कमांडर जैक स्विनबर्न के रूप में भी दिखाई दिए। 8 स्टार वार्स सेलिब्रेशन 2023 में स्टीवेंसन को डिज्नी प्लस पर शुरू होने वाली मिनी सीरीज अहसोका में डार्क जेडी बेलन स्कोल की भूमिका निभाने के लिए घोषित किया गया था। 9 स्टीवेंसन के निधन के बाद श्रृंखला की शुरुआत के बाद स्टीवेंसन का स्कोल जल्दी ही प्रशंसकों का पसंदीदा बन गया। 11 स्टीवेंसन की ओर से एक साक्षात्कार में शोरनर डेव फिलोनी ने उल्लेख किया कि जब उन्हें स्कोल को खलनायक के रूप में खेलने के लिए कहा गया था, स्टीवेंसन ऐसा था, मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं ऐसा हूं। ठीक है, मैं सराहना करता हूं कि आप ऐसा नहीं सोचते हैं और बेलन को नहीं लगता होगा कि वह खलनायक है, लेकिन आप इसमें खलनायक है और वह ऐसा है, हम देखेंगे। यह एकदम सही था। 12 स्टीवेंसन। अहसोका में स्टीवेंसन के अभिनय को आलोचकों से भी काफी प्रशंसा मिली। मेट्रो ने उनके काम को पूरी स्टार वार्स श्रृंखला के मुख्य आकर्षणों में से एक के रूप में वर्णित किया। 14 जबकि कोलाइडर ने स्टीवेंसन को अपरिहार्य गंभीरता वाला बताया और कहा कि उन्होंने चरित्र निर्माण में एक मास्टर क्लास दिया। लिखना। बरोज ने द गार्जियन, द इंडिपेंडेंट और द टाइम्स और न्यू स्टेट्समैन के लिए डायरी, पुस्तक समीक्षाएं और समाचार पत्र और पत्रिका लेख लिखे हैं। 33-34 व्यक्तिगत जीवन। बरोज रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स की फेलो है। 10 वह उभयलिंगी है और उन्होंने कहा कि उन्हें महिलाओं की संगति पसंद है। 1990 के दशक में उनकी सगाई अभिनेता एलन कमिंग से हुई थी और उन्होंने 2002 तक 5 साल तक निर्देशक माइक फिगिस को डेट किया। 35 वह पहले अभिनेत्री फियोना शॉ के साथ रिश्ते में थीं। बरोज ने अगस्त 2013 में लेखिका एलिसन बालियान से शादी की, जो उनकी 6 साल की गर्लफ्रेंड थीं। बरोज ने 2012 में उनके बेटे और 2017 में उनकी बेटी को जन्म दिया। 36-37 बरोज और बालियान 2020 में अलग हो गए। 38 बरोज ने यूरोपीय शैली के सामाजिक लोकतंत्रों और फ्रांसीसी समाजवादी राजनीतिज्ञ सेगोलीन रॉयल के प्रति सहानुभूति व्यक्त की है। 39 जब वह 11 साल की थीं, तब वह एक नस्लवाद विरोधी समूह में शामिल हो गई और राष्ट्रीय नागरिक अधिकार आंदोलन की उपाध्यक्ष बनी। 40 बरोज विकलांग अधिकारों और समानता के लिए प्रचारक है। 41 2009 में वह एक अमेरिकी नागरिक बन गईं। अवस्था। स्टीवेंसन के स्टेज काम में 2000 में यॉर्क मिंस्टर में
यॉर्क मिस्ट्री प्ले में जीसस क्राइस्ट की भूमिका निभाना शामिल है। 2001 में उन्होंने लंदन के एलबेरी थिएटर में लिंडसे डंकन और माइकल मेलोनी के साथ केविन एलियट के नाटक माउथ टू माउथ में रोजर की भूमिका निभाई। उनकी सबसे प्रसिद्ध भूमिका शायद 2003 में रॉयल नेशनल थिएटर में जेनेट मैकटीर के साथ जॉन वेबस्टर द्वारा द डचेस ऑफ माल्फी में कार्डिनल की भूमिका थी। 15 व्यक्तिगत जीवन। 1997 में स्टीवेंसन ने लंदन में अंग्रेजी अभिनेत्री रूथ गेमेल से शादी की। वे बैंड ऑफ गोल्ड 1995 के सेट पर मिले थे और बाद में पीक प्रैक्टिस 1997 में एक विवाहित जोड़े की भूमिका निभाई। शादी के 8 साल बाद 2005 में उनका तलाक हो गया। 16 स्टीवेंसन के इतालवी मानवविज्ञानी एलिसाबेटा कैरेशिया से 3 बेटे थे। 17 मौत। स्टीवेंसन का 21 मई 2023 को 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 18 9 हालांकि मौत का कोई कारण सामने नहीं आया है। रे स्टीवेंसन की पार्टनर एलिसाबेटा कैरेशिया ने 2024 में वेलनेस वर्ल्ड यूएसए पॉडकास्ट पर बात करते हुए बताया कि हालांकि स्टीवेंसन की मौत एक आश्चर्य थी, यह लगातार दिल की समस्याओं के कारण हुई थी। कथित तौर पर उन्हें इतालवी द्वीप इस्चिया में कैसिनो इन इस्चिया की फिल्मांकन के दौरान अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 19-20 स्टीवेंसन के सहकलाकारों, जिनमें रोसारियो डॉवसन, स्कॉट एडकिंस और जेम्स प्योरफॉय शामिल है, ने श्रद्धांजलि दी। 19 कैसिनो इन इस्चिया में स्टीवेंसन की भूमिका डोमिनिक परसेल ने संभाली थी। 21 अगस्त 2023 को स्टीवेंसन की मृत्यु के ठीक 3 महीने बाद रिलीज हुए अहसोका के पहले एपिसोड में उनके लिए एक समर्पण शामिल है, हमारे दोस्त रे के लिए। 22 इवाना सखनो, जिन्होंने अहसोका में स्टीवेंसन की ऑनस्क्रीन प्रशिक्षु शिन हती की भूमिका निभाई थी, ने स्मरण में लिखा कि वह हमेशा के लिए उनकी वुल्फ रहेंगी, उनके पात्रों के लिए श्रद्धांजलि में, जिसका नाम नॉर्स पौराणिक कथाओं में चंद्रमा और सूर्य का पीछा करने वाले 2 वार्ग्स के नाम पर रखा गया है। 23 फिल्मोग्राफी। पतली परत। चाबी उन फिल्मों को दर्शाता है जो अभी तक रिलीज नहीं हुई है। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ 1998 उड़ान का सिद्धांत गिगोलो 2 1999 जी एमटी ग्रीनविच मीन टाइम श्री हार्डी 3 2002 किसी की भूमि नहीं लघु फिल्म 2004 राजा आर्थर डेगोनेट 2 2008 चौकी डीसी 2 पनिशर वॉर जोन फ्रैंक कैसल बटा पनिशर 2 2009 सर्क डू फ्रीक द वैम्पायर्स असिस्टेंट मरलोग 2 2010 एली की बुक रिडरिज 2 अन्य लोग रोजर वेस्ले 2 2011 आयरिशमैन को मार डालो डैनी ग्रीन 3 थोर वोल्स्टाग 2 थे 3 मुस्केटीर्स पोर्थोस 2 2013 जी एजो इसका प्रतिकार जुगनू 2 जेन मैंसफील्ड की कार फिलिप बेडफोर्ड 2 थोर अंधेरी दुनिया वोल्स्टाग 2 2014 विभिन्न मार्कस ईटन 2 बड़ा खेल मॉरिस 2 2015 द डाइवर्जेंट सीरीज इंसर्जेंट मार्कस ईटन 2 ट्रांसपोर्टर ईंधन भरा हुआ फ्रैंक मार्टिन सीनियर। सैफरन डोमिनी बरोज एक ब्रिटिश और अमेरिकी अभिनेत्री है जो सर्किल ऑफ फ्रेंड्स, विंग कमांडर, डीप ब्लू सी, गैंगस्टर नंबर 1, एनिग्मा, ट्रॉय, रीगन ओवर मी और द बैंक जॉब जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी है। छोटे पर्दे पर उन्होंने बोस्टन लीगल में लोरेन वेलर, माई ओन वर्स्ट एनिमी में डॉ नोरा स्किनर, लॉ एंड ऑर्डर, क्रिमिनल इंटेंट में डिटेक्टिव सेरेना स्टीवंस और एजेंट्स ऑफ शील्ड में विक्टोरिया हैंड की भूमिका निभाईं। वह प्राइम वीडियो सीरीज मोजार्ट इन द जंगल में सिंथिया टेलर और नेटफ्लिक्स सीरीज यू में डोटी क्विन के रूप में नजर आईं। प्रारंभिक जीवन। लंदन की रहने वाली सैफरन बरोज का जन्म सेंट्रल लंदन के सेंट पेनक्रास में हुआ था और वे स्टोक न्यूइंगटन में पली बड़ी। उनकी मां एक ट्रेड यूनियनिस्ट और हैकनी में प्राइमरी स्कूल की शिक्षिका है
और उनके पिता एक आर्किटेक्ट और शिक्षक है। उनके माता पिता और सौतेले पिता सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी के सदस्य थे और बरोज छोटी उम्र से ही राजनीतिक रूप से सक्रिय थीं। 1-2 बरोज ने इस्लिंगटन में विलियम टिंडेल प्राइमरी स्कूल और फिर स्टोक न्यूइंगटन में स्टोक न्यूइंगटन स्कूल में पढ़ाई की। जब उनसे हैकनी या हैम्पस्टेड में से किसी एक स्कूल को लेकर उनकी पसंद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह एक बहुसांस्कृतिक और समावेशी माहौल में रहना चाहती है। जब वह 11 साल की थीं, तब उन्होंने इस्लिंगटन में अन्ना शेर थिएटर में अभिनय कक्षाओं में दाखिला लिया। 3-4 बरोज को मॉडलिंग में तब सफलता मिली जब 15 साल की उम्र में उन्हें कोवेंट गार्डन में फैशन फोटोग्राफर बेथ बोल्ट ने खोजा। 5 साल तक उन्होंने अपना समय लंदन और पेरिस के बीच बांटा, जहां उन्होंने फ्रेंच भाषा सीखी। 7 उन्हें मॉडलिंग की दुनिया का शरीर के आदर्श के प्रति जुनून परेशान करने वाला लगा। 5-2 आजीविका अभिनय बरोज ने 1993 में जिम शेरिडन की इन द नेम ऑफ द फादर में एक छोटी सी भूमिका के साथ अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। उनकी पहली महत्वपूर्ण अभिनय भूमिकाएं 1995 में सर्कल ऑफ फ्रेंड्स में एक महत्वाकांक्षी युवा आयरिश महिला के रूप में और ngozi ओनवुराह की वेलकम टू द टेररडोम में आईं। 1996 में उन्होंने बीबीसी के प्रोडक्शन डेनिस पॉटर के कराओके 9 और होटल डी लव में अभिनय किया। अगले साल वह लव लाइफ, नेवादा, द मैचमेकर और माइक फिगिस की वन नाइट स्टैंड में देखी गईं। 1999 में वह फिगिस की प्रयोगात्मक फिल्म द लॉस ऑफ सेक्सुअल इनोसेंस में दिखाई दी, जिसमें उन्होंने जुड़वा बहनों की भूमिका निभाई थी। एक का पालन पोषण इंग्लैंड में हुआ, दूसरे का इटली में। 11-12 उन्होंने फिगिस के लिए फिर से स्टेलन स्कार्सगार्ड के साथ टाइम कोर 2000 में अभिनय किया, जो एक स्प्लिट स्क्रीन डिजिटल प्रायोगिक फिल्म थी जिसे बिना किसी संपादन के एक ही टेक में शूट किया गया था। इसके बाद उन्होंने गैंगस्टर नंबर 1 में काम किया, जिसमें मैल्कम मैकडोवेल, पॉल बेटनी और डेविड थेवलिस ने अभिनय किया। 10 इसके बाद उन्होंने माइकल एप्टेड की 1940 के दशक की ड्रामा एनिग्मा में केट विंसलेट और डगरे स्कॉट के साथ सहअभिनय किया। 13-14 और बर्ट रेनॉल्ड्स और पीटर फेसिनेली के साथ न्यू ऑरलियंस में सेट एक इम्प्रोवाइज्ड थ्रिलर टेम्पटेड में अभिनय किया। 15 फिगिस की एनसेम्बल फीचर होटल ने इसके बाद वेनिस में टाइम कोर के सहकर्मियों सल्मा हायेक और डैनी ह्यूस्टन के साथ बरोज को फिर से जोड़ा, जहां उन्होंने डचेस ऑफ माल्फी की भूमिका निभाई। उन्होंने हायेक की 2002 की कलाकार फ्रीडा काहलो की बायोपिक फ्रीडा में कैमियो किया था। बरोज ने स्पेनिश में द गैलिंडेज फाइल में अभिनय किया, जो स्पेनिश उपन्यासकार वास्क्वेज मोंटाल्बन द्वारा लिखी गई एक फिल्म है, जो डोमिनिकन तानाशाह ट्रूजिलो के एक आलोचक के लापता होने के बारे में सच्चाई की तलाश करने वाली एक महिला के बारे में है। 2004 में उन्होंने ट्रॉय में एंड्रोमेचे की भूमिका निभाई। बरोज ने 2000 के दशक की शुरुआत में खुद को मंच के काम के लिए समर्पित कर दिया था। वह डेबोरा वार्नर द्वारा निर्देशित जेनेट विंटरसन की द पावर बुक में रॉयल नेशनल थिएटर में दिखाई दीं। यह नाटक दौरे पर भी गया, पेरिस में थिएटर नेशनल डू चैलोट और रोम में टेट्रो अर्जेंटीना का दौरा किया। जनवरी 2005 में उन्होंने अल्मेडा थिएटर में अर्थली पैराडाइज के विश्व प्रीमियर में जेनी मॉरिस की भूमिका बनाई। 17 नाटक जेनी, उनके पति विलियम मॉरिस, कला और शिल्प आंदोलन के लेखक और प्रस्तावक, और प्रीराफेलाइट चित्रकार डाटे गैब्रियल रॉसेटी के प्रेम त्रिकोण पर केंद्रित था। 18 लंदन के थिएटर समीक्षक निकोलस डी जोंग ने उनके प्रदर्शन के बारे में कहा। 19-30 अक्टूबर 2005 को वह क्रिस्टोफर एक्लेस्टन के साथ 24 घंटे के नाटक नाइट स्काई के रिहर्सल रीडिंग में लंदन के ओल्ड विक थिएटर में मंच पर दिखाई दीं। 20-21 बरो ने तब से न्यूयॉर्क और लॉस एंजिल्स में 24 घंटे के नाटकों में भाग लिया है। 2006 में बरोज न्यूजीलैंड की थ्रिलर परफेक्ट क्रिएचर में मुख्य महिला भूमिका में थीं। हेल हार्टले की फिल्म फे ग्रिम में दिखाई दी और क्लिंट में सहकलाकार थीं,
जो चिली के निर्देशक राउल रुइज की गुस्ताव क्लिम्ट की सिनेमाई तस्वीर है। बरोज ने जॉन माल्कोविच के साथ कलाकार की प्रेमिका की भूमिका निभाई, जो कई व्यक्तित्वों और राष्ट्रीयताओं की महिला थी। 2006 में मंच पर उन्होंने लंदन के गिलगर थिएटर में नील लाब्यूट की सम गर्ल्स स के विश्व प्रीमियर में डेविड शिमर के साथ अभिनय किया। 23 इसके बाद वह माइक बिंदर की फिल्म रीगन ओवर मी में डॉन चीडल और एडम सैंडलर के साथ दिखाई दीं। बरोज ने भारतीय थ्रिलर ब्रोकन थ्रेड 10 टेलीविजन पर उन्होंने 2007 से 2008 तक एबीसी के बोस्टन लीगल सीजन 4 में वकील लोरेन वेलर की भूमिका निभाई। उन्होंने 2008 में एनबीसी सीरीज माई ओन वर्स्ट एनिमी में अभिनय किया। इसके अलावा 2008 में बरोज ने स्वतंत्र फिल्म द गिटार में एक ऐसी महिला की भूमिका निभाई जो कैंसर के निदान और दिवालियापन सहित कई जीवन की असफलताओं को एक साथ झेलती है और उन सभी से बच जाती है। एमी रेडफोर्ड के निर्देशन में बनी इस फिल्म का प्रीमियर सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। 24 उन्होंने रोजर डोनाल्डसन की हीस्ट फिल्म द बैंक जॉब में भी मुख्य भूमिका निभाई थी। 25 और जोनास पैट की श्रिंक में केविन स्पेसी के साथ दिखाई दी। उन्होंने संघर्ष खनिज मुद्दों के समर्थन में इनफ प्रोजेक्ट के अभियान के लिए एक्टर्स कम क्लीन फॉर कांगो वीडियो में योगदान दिया। 26 2010 में उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर क्रिमिनल इंटेंट में डिटेक्टिव सेरेना स्टीवंस के रूप में अभिनय किया। 27 बरोज ने मार्क्स एंड स्पेंसर के शरद ऋतु 2010 अभियान के लिए उनके पोर्टफोलियो रेंज के लिए मॉडलिंग की। 28 2012 में उन्होंने राजनीतिक कॉमेडी नाइफ फाइट में रॉब लो के साथ अभिनय किया। 10 2013 और 2014 में बरोज एबीसी टेलीविजन शो एजेंट्स ऑफ शील्ड में शामिल हुईं, जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा है। उन्होंने एक आवर्ती भूमिका में एजेंट विक्टोरिया हैंड की भूमिका निभाई। 29 उन्होंने अमेज़न वीडियो श्रृंखला मोजार्ट इन द जंगल में सिंथिया टेलर के रूप में भी अभिनय किया, जो न्यूयॉर्क सिम्फनी के साथ सेलिस्ट थी। यह सीरीज 2014 से 2018 तक 4 सीजन तक चली। 30 2019 में बरोज ने नेटफ्लिक्स थ्रिलर यू के दूसरे सीजन में डॉटी क्विन की आवर्ती भूमिका में अभिनय किया। 31 उन्होंने तीसरे सीजन में अपनी भूमिका दोहराई, जो अक्टूबर 2021 में रिलीज हुई। दोस्तों रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो 24 अक्टूबर 2024 इसकी रिलीजिंग डेट है और 101 मिनट टोटल इसके रनिंग लेंथ हमें देखने को मिली है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और इसे यूनाइटेड किंगडम और भी कई जगह पर इसे बनाया गया है। बाकी रेटिंग इसकी 6 से ऊपर की है, 10 में से देखा जाए तो 6 से ऊपर की है और बढ़िया एक तरह से रिस्पॉन्स ही हमें देखने को मिल रहा है। मूवी भी एक तरह से प्राइम वीडियो पर ट्रेंडिंग पर चल रही है। बाकी आप इस टाइप की मूवी देखना पसंद करते हो तो वन टाइम आप इसे देख सकते हो, अमेजॉन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।